वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक अगेन टू द लाइव सेशन। स्वागत है आपका आज के सेशन में। और आज हम कंटिन्यू करेंगे आज का सेशन। देखिए, हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, आज का जो टाइटल है वह प्लांट मूवमेंट। लेकिन प्लांट मूवमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हम थोड़ा आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान से रखिएगा। ठीक है, परेशान ना होइएगा। और आने वाले जो कोर्स है उसमें मैं आज अब जो क्लासें होंगी उसमें मैं आपको नए टॉपिक्स करवाऊंगा, लाइक C4 पाथवे, कैम्प पाथवे, माइनर हार्मोन्स और भी चीज़ें लेकर आऊंगा मैं। ठीक है, जो लास्ट के हमारे सेशन होंगे। आई होप मेरी आवाज़ आप सभी लोगों को आ रही होगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने पिछली क्लास में ये कंप्लीट कर लिया था। एक बार मैं इसका रीकैप कर देता हूँ। जो वुशेल नाम का था, जो शूट एपिकल मेरिस्टेम की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल था, अगर इसका एक्सप्रेशन बढ़ता है या अगर इसका एक्सप्रेशन नॉर्मली भी होता है, तो दोनों ही कंडीशन में ये क्लावाटा 3 नाम के जीन को एक्सप्रेस करवाता है, प्रमोट करवाता है। क्लावाटा 3 जब सिंथेसाइज होता है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है और जाके बाइंड करता है रिसेप्टर पर, जो है आपका क्लावाटा 1 क्लावाटा 2 हेटेरोडाइमर। सो हेटेरोडाइमर एक रिसेप्टर होता है दोनों का। इस पर बाइंड करने के बाद ये रिसेप्टर एक्टिवेट होता है। एक्टिवेशन के बाद इस रिसेप्टर के अंदर होती है काइनेज एक्टिविटी। ठीक है, इंट्रिंसिक काइनेज एक्टिविटी होती है। ये अपने आप को फॉस्फोरिलेट कर सकता है और ये फॉस्फोरिलेट करता है क्लावाटा 1 पे। तो क्लावाटा 1 पे फॉस्फोरिलेशन होती है। फॉस्फोरिलेशन होने से क्रिएट होती हैं डॉकिंग साइट्स। ठीक है, 1 सेकेंड, यहाँ पे किसी तरह का कोई इशू आ रहा है, 1 सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे डॉकिंग साइट्स क्रिएट होती हैं। डॉकिंग साइट्स पे बाइंड करते हैं कुछ डाउन स्ट्रीम प्रोटीन, जिनमें से एक का नाम है काप, काप प्रोटीन। दूसरा है रॉप। काप जो है वो फॉस्फाटेज है। ठीक है, फॉस्फा, ठीक है, फॉस्फाटेज है ये। सो फॉस्फाटेज आपके फॉस्फेट को रिमूव करते हैं। तो ये फॉस्फेट को रिमूव करेगा और इस एंजाइम की एक्टिविटी को डाउन करेगा, यानी ये जो काम कर रहा है रिसेप्टर और लाइगेंड, इसकी एक्टिविटी को कम करेगा। इसके अलावा एक और प्रोटीन है रॉक। इट इज ए काइंड ऑफ जीटीपीएज, रो जीटीपीएज है, मोनोमेरिक जी प्रोटीन है ये एक्टिवेट करता है मैप काइनेज को। तो रास एमएपी के पाथवे के अंदर भी रास प्रोटीन होता है, मोनोमेरिक जी प्रोटीन। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे रो है। ठीक है, नाम याद रखना, रो प्रोटीन, रो है यहाँ पे। तो रो आपका काइनेज को एक्टिवेट करेगा, काइनेज इनएक्टिवेट करेगा वुशेल को। सो अब तक हमने ये देखा था कि जो क्लावाटा 1 क्लावाटा 2 है, क्लावाटा 1 क्लावाटा 2 रिसेप्टर है, इस पे बाइंड करता है लाइगेंड क्लावाटा 3। इसके बाइंड करने से ये इनहिबिट करता है वुशेल को। ठीक है, और वुशेल इनहिबिट रहता है तो बैलेंस बना रहता है दोनों के अंदर, ना तो ज्यादा वुशेल बनता और ना ज्यादा क्लावाटा बनता, यानी शूट एपिकल मेरिस्टेम आपकी मेंटेन रहती है, 1000 जो सेल होते हैं उसके अंदर। आपको ध्यान होगा कल हमने इसके बारे में बात करी थी। मैं आपको एक बार दिखाता हूं। यहां पे एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसे कहते हैं इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन, इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ठीक है जी, तो इस एक्सपेरिमेंट के अनुसार यहाँ पे इन्होंने एक्सप्रेशन करवाया था वुशेल का। तो यहाँ वुशेल का एक्सप्रेशन देख रहे हैं आप, वुशेल का एक्सप्रेशन हो रहा है बीच में। लेकिन दूसरा जो है, दूसरा है क्लावाटा 3 का म्यूटेंट। तो क्लावाटा 3 का म्यूटेंट का मतलब है यहां पर क्लावाटा 3 नाम का जीन एब्सेंट है। अगर ये एब्सेंट है तो वुशेल नाम के जीन को इनहिबिट कोई नहीं कर पाएगा, और अगर इसको इनहिबिट कोई नहीं कर पाएगा तो वुशेल नाम का जीन का एक्सप्रेशन बढ़ेगा और इसका एक्सप्रेशन पूरे के पूरे सैम पर आ जाएगा और सैम आपकी एनलार्ज हो जाएगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला हमारा जीन है स्केयर क्रो। द जीन इज स्केयर क्रो, इसे शॉर्ट में लिखते हैं SCR। ठीक है, तो ये जो स्केयर क्रो जीन है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू आपके 3 तरह के टिश्यू होते हैं प्लांट में, एपिडर्मल टिश्यू, वस्क्यूलर टिश्यू एंड द ग्राउंड टिश्यू। ठीक है, तो जो आपका ग्राउंड टिश्यू होता है इसमें आते हैं एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, ठीक है, एटसेट्रा। तो यहां पर हम बात करेंगे एंडोडर्मिस की और कॉर्टेक्स के सेल की। अभी मैं आपको फिगर दिखाऊंगा। तो जो स्केयर क्रो नाम का जीन है
ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ग्राउंड टिश्यू, जिसके अंदर आता है एंडोडर्मिस और कॉर्टेक्स। और इन दोनों के बनने से आपका रेडियल पैटर्न स्टैब्लिश होता है रूट में। अभी मैं आपको फिगर दिखाऊंगा, उसमें बताऊंगा मैं रेडियल पैटर्न का क्या मतलब है, ठीक है। इन द रूट एंड द हाइपोकोटाइल ड्यूरिंग द एम्ब्रियोजेनेसिस। लेकिन सपोज करो स्केयरक्रो नाम का जीन काम करना बंद कर दे, अगर ये म्यूटेशन हो जाए, इसमें म्यूटेंट हो, तो इसमें क्या होगा, आपको एंडोडर्मिस और कॉर्टेक्स सेल नाम के सेल नहीं मिलेंगे, इनमें डेफिशिएंसी हो जाएगी, डिफेक्ट आ जाएगा, और रेडियल टिश्यू के अंदर आपका डिफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, स्केयरक्रो ग्राउंड टिश्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सबको समझ में आ रहा है? पूर्वा जी आप रिफ्रेश करिए एक बार, रिफ्रेश करिए जरा, सभी को आ रही है मेरी आवाज? देखो, आपने पढ़ा होगा ये 10+2 में 11 के आसपास भी पढ़ा होगा आपने ये, हम टीएस करते थे, ट्रांसफर सेक्शन करते थे रूट का, स्टेम का, तो ये भी एक तरह का टीएस है। ये टीएस आपका रूट का है, तो एक बार दिखा देते हैं आपको, रूट हेयर, एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस है, उसके पास है कॉर्टेक्स, तो ये कॉर्टेक्स का एरिया होता है। कॉर्टेक्स के बाद आपका आता है एंडोडर्मिस, ये ग्राउंड टिश्यू है। देन पेरिसाइकल, उसके बाद सेंटर में होता है पिथ, ठीक है। इसके बाद अलावा होते हैं वस्कुलर टिश्यू, ठीक है, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, जिसके आधार पे हम पढ़ते हैं एक्सार्च, एंडार्च, ठीक है, आपने पढ़े होंगे। तो यहाँ पे हम क्या जानना चाहते हैं, हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि आपका जो ग्राउंड टिश्यू है, जिसमें आपका कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस बनते हैं, हम इनकी बात कर रहे हैं। तो चलिए समझते हैं ये बनते कैसे हैं। देखिए, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस का जो सेल है, ये दोनों सेल किसी एक स्टेम सेल से आते हैं। जब डेवलपमेंट होता है तो स्टेम सेल डिवाइड करते हैं और इनको जन्म देते हैं। तो ये काम कैसे होता है आइए समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। सबसे पहले एक सेल होता है जिसे कहते हैं स्टेम सेल। इस स्टेम सेल में अनइक्वल डिवीजन होता है, और वो होता है एंटीक्लिनल। एंटीक्लिनल डिवीजन होता है अनइक्वल, जिससे दो सेल बनते हैं, एक बनता है डॉटर सेल और एक इसके जैसा बनता है जो है स्टेम सेल। इसके बाद ये जो डॉटर सेल है, इसके अंदर दोबारा अनइक्वल डिवीजन होता है, और वो होता है पेरिक्लिनल। और डॉटर सेल डिवाइड होता है दो सेल में, एक होता है एंडोडर्मिस का सेल जो थोड़ा छोटा होता है, एक होता है थोड़ा बड़ा सेल जो कॉर्टेक्स का होता है। समझ में आ रही बात? तो ऐसे आपका एंडोडर्मिस और कॉर्टेक्स बनता है। बट स्केयर क्रो का यहाँ पे क्या लेना देना है, अगर स्केयर क्रो नाम के जीन में म्यूटेशन आ जाए तो ये वाला जो स्टेप है ये ब्लॉक हो जाएगा। कहने का मतलब है, जो डॉटर सेल है आपका, जो कन्वर्ट होता है इनटू द एंडोडर्मिस एंड द कॉर्टेक्स, ये नहीं हो पाएगा, ये डॉटर का डॉटर ही रह जाएगा। तो स्केयर क्रो नाम के जीन का काम था डेवलपमेंट करवाना एंडोडर्मिस की और कॉर्टेक्स की। अगर स्केयर क्रो में म्यूटेशन आती है तो ये नहीं होगा और आपका डॉटर का डॉटर बना रह जाएगा। यहाँ पे किसी को डाउट तो नहीं है? ये पूरी कहानी यही लिखी है, इसे आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, पूरी कहानी यही है यहाँ पे। ओके, तो इस चीज को डायग्रामेटिकली देखते हैं, डायग्रामेटिकली समझते हैं इसको। देखिए, सेकेंडरी ग्रोथ आपकी होती है जब सेकेंडरी जाइलम बनते हैं, सेकेंडरी फ्लोएम बनते हैं, ठीक है। ये स्ट्रिक्टली सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है। सेकेंडरी ग्रोथ होती है जब आपके सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम बनते हैं, उसे कहा जाता है सेकेंडरी ग्रोथ। और सेकेंडरी ग्रोथ रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द गर्थ, ठीक है, और लंबाई के लिए होती है प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ स्ट्रिक्टली सेकेंडरी ग्रोथ, ऑलराइट। ये नॉर्मल कंडीशन में जो ग्रोथ होती है उसकी बात हो रही है। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये आपका ट्रांसफर सेक्शन है, रूट का है, ठीक है। यहाँ पे आप सेल्स को जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ बीच में है पेरिसाइकल और यहाँ पर है एंडोडर्मिस, बहुत ही छोटा सा है, ध्यान से देखेंगे तब दिखेगा, और इसके ऊपर है कॉर्टेक्स। तो ये इस तरह नजर आ रहे हैं, ये है कॉर्टेक्स और ये है आपका एंडोडर्मिस। और ये कब दिखता है मुझे, जब स्केयर क्रो नाम का जीन पॉजिटिव है, वाइल्ड टाइप है,
तब आ रहा है ये। बट अगर मैं म्यूटेशन कर दूं, अगर मैं स्केयर क्रो नाम के जीन को म्यूटेंट बना दूं, तो यू कैन सी हियर, यहां पे सिर्फ एक सेल नजर आ रहा है, दैट इज द डॉटर सेल जो म्यूटेंट है। यू कैन सी दिस वन, ये रहा, ये डिवाइड नहीं हुआ है, ये कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस नहीं बना है, और सिंगल का सिंगल ही रह गया है। ऑलराइट, तो स्केयर क्रो नाम को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ग्राउंड टिश्यू बनाता है। ठीक है, ओके। और देख सकते हैं आप, ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं ए, बी और सी। ए क्या है? ए इज द वाइल्ड टाइप, स्केयर क्रो का वाइल्ड टाइप है, ये नॉर्मल है। तो नॉर्मल में आप देखिए लेंथ भी बहुत ज्यादा है इसकी, क्योंकि सारे टिश्यू बराबर हैं अंदर, सारे टिश्यू बराबर हैं, तो आपका वाटर का कंडक्शन अच्छा है, वाटर का कंडक्शन अच्छा है तो ग्रोथ अच्छी है। सेकंड में आइए, ये दोनों म्यूटेंट हैं, SCR1 एंड SCR2। इन दोनों में कंपैरेटिवली लंबाई में कमी दिखती है आपको, ग्रोथ रिटार्ड दिखती है। ठीक है, तो स्केयर क्रो के म्यूटेंट है आपके दोनों ये। स्केयर क्रो हमने समझ लिया, स्केयर क्रो हमें समझ में आ गया है। दूसरा जीन है जिसका नाम है SHR, शॉर्ट रूट। ठीक है, ये भी आपका इन्वॉल्व है ग्राउंड टिश्यू के डेवलपमेंट में। तो ग्राउंड टिश्यू के डेवलपमेंट में दो टिश्यू हैं, स्केयर क्रो एंड SHR, जिसके अंदर डिटेल में हमने ये पढ़ा है, और इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है, इतना ही काफी है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। आगे चलता हूं मैं। सेकंड जीन, सेकंड जीन का नाम है हॉबिट, द जीन इज हॉबिट। हॉबिट जीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में लिखते हैं HBT। हॉबिट जीन is responsible for the development of the RAM, that is the root apical meristem। तो रूट एपिकल मेरिस्टेम को बनाने के पीछे जो जिम्मेदार है वो है हॉबिट नाम का जीन। तो अगर सपोज करो एक प्लांट है, लेट अस सपोज देयर इज अ प्लांट इन विच द हॉबिट जीन इज एब्सेंट, देयर इज अ म्यूटेशन इन द हॉबिट जीन, देन इन दैट प्लांट देयर विल बी डेफिशिएंसी इन द डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्मल रैम, उसमें नॉर्मल रैम नहीं बनेगा, नहीं बनेगा या रिड्यूस्ड बनेगा। ठीक है, सो इफ द होमोजाइगस म्यूटेशन appear in the plant for the Hobbit gene, it will show no RAM or reduced RAM। ठीक है, और let us suppose there is a formation of a root in the plant। अगर प्लांट के अंदर नॉर्मल रूट बनती है, रूट एपिकल मेरिस्टेम बनती है नॉर्मल, so it is a indication that the Hobbit gene is expressing normally। फाइन, तो हॉबिट जीन के बारे में ध्यान रखना है, अलग अलग बातों में आपको पता होना चाहिए। यू कैन सी हियर, दिस इज द डायग्राम, ए और बी। व्हाट इज ए? ए इज द वाइल्ड टाइप, दिस इज द वाइल्ड टाइप। यू कैन सी वाइल्ड टाइप है ये, और इसके अंदर रूट काफी है, ठीक है, रूट लॉन्ग है। सेकंड इज द हॉबिट म्यूटेंट, दिस इज द हॉबिट, ठीक है, हॉबिट म्यूटेंट। तो इसके अंदर हॉबिट नाम का जीन एब्सेंट है। तो यू कैन सी यहाँ पे कंपैरेटिवली रैम नहीं है, नो रैम, ठीक है, रिड्यूस्ड रैम। सिमिलरली देखो, अभी हमने पढ़ा था कुछ क्लासेस पहले दैट द रूट कैप कंटेन द cells called as the columella cells। The columella cells contain the statocytes, and the statocytes contain the statolith, or statolith is nothing but the amyloplast, and the amyloplast contain the starch। So अगर मुझे ये जानना है कि हॉबिट जीन एक्सप्रेस कर रहा है या नहीं, तो मैं कौन सा टेस्ट कर सकता हूं? मैं परफॉर्म कर सकता हूं आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट कंफर्म करेगा द प्रेजेंस ऑफ द रैम, प्रेजेंस ऑफ द रूट एपिकल मेरिस्टेम या रूट कैप। ठीक है, तो हॉबिट जीन के बारे में इनडायरेक्टली भी हम पता लगा सकते हैं रूट टिप पे। सो वो भी आएगा फिगर, ठीक है, सेकंड फिगर में है वो। इस फिगर के अंदर आपको सिंपल दिखाया गया है कि जो ए है उसके अंदर कॉल्यूमेला के सेल्स ये रहे, ठीक है, क्विसेंट सेंटर ये रहा, लेटरल रूट कैप, ठीक है, लेकिन जो बी वाला है उसमें कुछ भी नहीं दिख रहा, उसके अंदर ये चीजें एब्सेंट है। तो ये आपका था हॉबिट का म्यूटेंट, दिस इज द हॉबिट म्यूटेंट।
दिस इज द हॉबिट वाइल्ड टाइप। सेकंड इज द स्टार्च टेस्ट, जिसकी मैं बात कर रहा था। तो जरा ध्यान से देखिएगा। नंबर ए पे, नंबर ए पे यू कैन सी सम ब्लैकिश, पर्पलिश, डार्क ब्राउन, कुछ भी कह लो इसे। तो दिस इज द इंडिकेशन ऑफ द टेस्ट, आयोडीन टेस्ट। तो यहाँ आयोडीन बाइंड कर गया है, कलर में चेंज आया है। बट हेयर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, नो आयोडीन टेस्ट। तो आयोडीन टेस्ट का नेगेटिव है ये, और दिस इज द आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव। So it further confirmed the presence of a normal root apical meristem, normal root cap, normal expressing the Hobbit gene, ठीक है। So Hobbit 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 root के लिए काफी सारे जीन हम देख रहे हैं। अगला जीन है द asymmetric leaf 1, द AS1। AS1 gene, as the name suggests, it is responsible for the development of the leaf। शूट एपिकल मेरिस्टेम में आपका लीफ प्राइमोर्डिया होते हैं, दीज आर द लीफ प्राइमोर्डिया। तो लीफ प्राइमोर्डिया विल प्रोड्यूस द लीफ, एंड द जीन एक्सप्रेस हियर इज द AS1, ठीक है। तो AS1 एक्सप्रेस करेगा यहां, जो लीफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ओके, तो ऐसा क्यों है? AS1 नाम का जो जीन है, द जीन ऑफ द AS1 इज कन्फाइंड ओनली टू द रीजन ऑफ द लीफ प्राइमोर्डिया। जो AS1 नाम का जीन है वो बस यहां पे मिलता है, बस यहां एक्सप्रेस करेगा। अंडर द नॉर्मल कंडीशन इट ओनली एक्सप्रेस इन द लीफ प्राइमोर्डिया रीजन, इट विल नॉट एक्सप्रेस इन द मिडल रीजन। व्हाई? बिकॉज here another gene called as the STM, the shoot meristem less, express, and it inhibit the expression of AS1। तो AS1 को इनिबिट करता है STM। तो जरा बताओ मुझे, अगर मैं STM को इनिबिट कर दूं, so what will be the expression of the AS1? Tell me। हाई, हाई मतलब कहां पर होगा? लोकेशन। एक्सप्रेशन एक्सपेंड करेगा, एक्सप्रेशन कंस्ट्रिक्ट करेगा, या एज इट इज रहेगा, लीफ प्राइमोर्डिया पे आएगा, या पूरे के पूरे सैम पे आ जाएगा? एक्सपेंड करेगा, एग्जैक्टली ठीक है, सही, सब ठीक कह रहे हैं, कोई गलत नहीं कह रहा। लेकिन कोई कह रहा है डायरेक्टली, कोई कह रहा है इनडायरेक्टली। तो अगर STM नहीं होगा तो STM की जगह ले लेगा AS1, और पूरे में AS1 फैल जाएगा, ठीक है। ओके, तो यही दिखाऊंगा मैं भी आपको। Arabidopsis प्लांट के अंदर अगर मैं म्यूटेशन कर देता हूं STM की, इसे इनिबिट कर देता हूं, तो AS1 का एक्सप्रेशन एक्सपैंड कर जाएगा। कहां एक्सपैंड कर जाएगा? सेंट्रल जोन के आसपास, रिब जोन के आसपास, एंड एज अ रिजल्ट द शूट एपिकल मेरिस्टेम विल नॉट प्रोड्यूस। शूट एपिकल मेरिस्टेम नहीं बनेगी, वहां पे लीफ जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, a kind of mosaic, a kind of leaf like structure। So you can see here STM mutant, this is the STM mutant, nahi hai STM। So you can see no SAM development, and the AS1 express here, here, here and here। तो हर जगह एक्सप्रेस करेगा वो आपका। आई होप, एम आई क्लियर? ठीक है, अब देखिए, ये टेज और जीजर के अंदर बहुत अच्छा दिखाया गया था, एक्सप्रेशन का, एक्सप्रेशन स्टडी की गई थी, ठीक है, इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है ये। तो इसमें मैं आपको समझाता हूं क्या हो रहा है, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूं। देखिए, ऊपर वाला प्लांट है वाइल्ड टाइप, दिस इज द वाइल्ड टाइप। और इस, ये जो आप देख रहे हैं, आपको पता चल ही रहा होगा, दिस इज द सीडलिंग, दिस इज अ डेवलपिंग सीडलिंग। डेवलपिंग सीडलिंग के अंदर इन्होंने AS1 नाम के जीन का एक्सप्रेशन चेक करा है। अब ये जो एरिया आप देख रहे हैं, पर्पलिश एरिया, दिस वन, दिस एरिया इज रिलेटेड टू द एक्सप्रेशन ऑफ AS1। तो यहां पे AS1 का एक्सप्रेशन दिख रहा है। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे, द एरो, द एरो, एरो इज इंडिकेटिंग इन द मिडल। मैं इसे जूम करता हूं, एरो इज इंडिकेटिंग इन द मिडल। और अगर आप ध्यान से देखेंगे, देर इज अ वेरी फेंट कलर,
देयर इज अ वेरी फेंट, ठीक है, बहुत ही फेंट, बहुत ही लाइट कलर आ रहा है यहाँ पे। इट मींस यहाँ पे एसटीएम का एक्सप्रेशन है जो कि ब्लॉक कर रहा है AS1 को, इसलिए यहाँ पे मिडल में एम्प्टी एरिया है, देयर इज अ नो कलर इन द मिडल। समझ में आ रही है बात? बहुत ही कम है एज कंपेयर टू द दिस, ठीक है जी। और ये कौन सा प्लांट है? दिस इज द वाइल्ड टाइप। अब आते हैं एसटीएम म्यूटेंट पर। सो इफ यू कंपेयर द म्यूटेंट विद द वाइल्ड टाइप, द स्टोरी विल बी क्लियर टू योर माइंड। तो आपकी स्टोरी आपके माइंड में क्लियर हो जाएगी। एसटीएम म्यूटेंट है, जरा ध्यान से देखिएगा। AS1 का एक्सप्रेशन इज ऑल एंड एवरीवेयर। फाइन। इज एनी इशू हियर? कोई किसी को दिक्कत है यहाँ पे? ठीक है। और साथ में ये बेंड भी कर गया, इट बेंड्स, दैट मींस इट्स एबनॉर्मल ग्रोथ। एबनॉर्मल ग्रोथ दिखा रहा है ये, तो ये बेंड भी कर गया है एज कंपेयर टू दिस, ठीक है ना। चलिए तो अब तक का जो हमने देखा है उसके आधार पे ये आपका बन सकता है, एक एग्जाम में आ सकता है। ये एग्जाम में क्या करेगा, डायरेक्टली उठा के रख देगा इसको ये, और ABCD कर देगा, व्हाट इज ए व्हाट इज बी। तो STM इनहिबिट करता है AS1 को, AS1 लीफ का डेवलपमेंट करवाता है, और AS1 नेट को इनहिबिट करता है ताकि वहां पे मेरिस्टेम ना बने, और नेट का काम है मेरिस्टेम बनाना। और भी जीन है, वुशेल, बाकी सब जीन है, लेकिन हम थोड़ा पार्ट्स में यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अब तक हम ये सब देख चुके हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे है लीफ प्राइमोर्डिया, ये रहा लीफ प्राइमोर्डिया, AS1 AS1। बीच में आ जाओ, बीच में है कहां पे, वुशेल, वुशेल का सेंटर में आ रहा है। वुशेल के चारों तरफ आपका आ गया क्लावाटा 1, क्लावाटा 1 के चारों तरफ आ गया आपका STM। तो यहाँ पे वेन डायग्राम का एक और सवाल बन सकता है, जो मैंने पहले दिया था आपको। यहाँ पे आपके 3-4 सवाल और बन सकते हैं, तो ध्यान रखना, हो सकता है डाउट क्लियरिंग सेशन में आ जाए, ठीक है जी। तो ये आपको याद रखनी है इमेज, दिस इमेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप समझ में आ रहा होगा सभी लोगों को। आगे चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट द ऑक्सिन एंड द एक्सियल पोलैरिटी। What do we mean by axial polarity? Axial polarity is something related to the axis, and in the plant, axis is nothing the shoot apical meristem and the root apical meristem. This create a axis, ठीक है। So the development of this is called as the axial polarity, ठीक है। polarity आ गई है, polar है, one end has a sam, another end has a ram, ठीक है। सो एक्सियल पोलैरिटी कैसे डेवलप होती है, कौन करवाता है, इसके बारे में हम देखेंगे। एक्सियल पोलैरिटी की डेवलपमेंट में बहुत अहम भूमिका निभाता है ऑक्सिन। ऑक्सिन प्ले अ वेरी एसेंशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द एक्सियल पोलैरिटी एज वेल एज द वेस्कुलर टिश्यूज, लेकिन यहाँ पे ज्यादा जोर देंगे हम एक्सियल पोलैरिटी के। इन द केस ऑफ एराबिडोप्सिस, प्लांट के केस में, देयर आर टू जीन्स, यहाँ पे दो जीन हैं which are responsible for the development of the axial polarity as well as the vascular tissues। और ये दोनों जीन हैं आपके, वन इज कॉल्ड एज द ग्नोम या जीनोम, और दूसरा है मोनोटेरोस। सो टू जीन्स, जीनोम एंड द मोनोटेरोस, आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सियल पोलैरिटी एज वेल एज द वस्कुलर टिश्यू। अब हम एक एक करके देखते हैं दोनों का रोल। हेलो मनीष साहब, हेलो। अब एक एक करके रोल देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे जीनोम का, मैं इसे जीनोम बोलता हूं, ठीक है, जीनोम। तो जीनोम का क्या काम है, ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एक्सियल पोलैरिटी, ठीक है। एक्सियल पोलैरिटी मुझे पता है क्या होता है, ऊपर बनेगा सैम, नीचे बनेगा रैम, दिस इज द पोलैरिटी, दिस इज द एक्सियल पोलैरिटी, मैं जानता हूं ये। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि जीनोम में म्यूटेशन आ जाए तो एक्सियल पोलैरिटी नहीं बनेगी। तो यू कैन सी इन द फिगर, यहाँ पे देखिए, ये डेवलपिंग सीड है, इसके अंदर देर इज अ सैम, देर इज अ रैम। और सेकंड फिगर देखिए, इट इज द जीनोम म्यूटेंट, यहाँ पे जीनोम नहीं है। सो इट बिकम लाइक अ बॉल, बिकम लाइक अ स्फीयर,
एंड इट डज नॉट हैज अ पोलैरिटी। ठीक है, एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको दिक्कत, किसी को दिक्कत तो नहीं यहाँ पे? ठीक है, तो यहाँ पे ये एक सर्कल जैसा बन गया जिसमें पोलैरिटी गायब हो गई है, नो पोलैरिटी। ठीक है, ओके। तो आप एक ये फिगर देख सकते हैं, सब रिसर्च आर्टिकल के फिगर्स हैं, ये सारे फिगर रिसर्च आर्टिकल्स के हैं। ठीक है, तो यू कैन सी ये वाइल्ड टाइप है, दिस इज द वाइल्ड टाइप, दिस इज द वाइल्ड टाइप। वाइल्ड टाइप में कॉटिलेडॉन है, सैम है, हाइपोकोटाइल है, रैम है, बट सेकंड वाले पे आइए, द जीएन म्यूटेंट, जीएन या जीनोम म्यूटेशन। यू कैन सी ये बस एक छोटा सा सर्कल जैसा नजर आ रहा है और जिसमें मुझे पता भी नहीं चल रहा कि पोलैरिटी है भी या नहीं। ऑलराइट, सो जीनोम, फाइनली हमारा क्या कंक्लूजन निकला? जीनोम हेल्प इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एपिकल बेसल पोलैरिटी, दैट इज द एक्सियल पोलैरिटी। और ए में वाइल्ड टाइप है, बी में एब्सेंट है पोलैरिटी। तो मैंने साफ साफ शब्दों में लिख दिया है आपके लिए, ताकि जब आप रिवाइज करो तो किसी तरह का कोई संकट ना आए। ओके, जीनोम के बारे में थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन जाननी जरूरी है। जीनोम नाम का जो जीन है ये एक्सप्रेस करता है एक प्रोटीन को, एक फैक्टर को, जो है जेफ। जेफ बहुत कॉमन फैक्टर्स होते हैं बायोलॉजी में, द ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। ठीक है, जेफ नाम के जो फैक्टर होते हैं ये जगह जगह मिलते हैं आपको, जैसे आपका न्यूक्लियर का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया। ठीक है, आपके जो कॉप कॉप वेसिकल्स होते हैं, जो आपके एंटीरोग्रेड रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट जो होता है आपका ईआर और गोल्जी में, वहां पाए जाते हैं, ये बहुत जगह मिलते हैं ये। सो जीनोम इज अ जेफ, ठीक है, जो रिक्वायर्ड होता है फॉर द करेक्ट लोकलाइजेशन ऑफ द पिन प्रोटीन्स। पिन प्रोटीन में आपका पिन 1 प्रोटीन जो ऑक्सिन का ई फ्लक्स है, तो ऑक्सिन का ई फ्लक्स का जो प्रोटीन है पिन 1, इसकी सही जगह आने के लिए रिस्पॉन्सिबल है जीनोम का जीन। तो जीनोम का जीन नहीं होगा तो ऑक्सिन के ई फ्लक्स सही जगह नहीं लगेंगे, वो सही जगह नहीं लगेंगे तो ऑक्सिन सही जगह से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। ऑक्सिन ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा तो वो ग्रोथ को नहीं करवा पाएगा और एज अ रिजल्ट आपको पोलैरिटी नहीं देखने को मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि अकेला यही जीन रिस्पॉन्सिबल है, और बहुत से जीन है, लेकिन हम एट अ टाइम सिर्फ इसको देख रहे हैं। जब आप रिसर्च करने जाओगे प्लांट में तो आपको पता चलेगा देयर आर थाउजेंड्स ऑफ जीन इन्वॉल्व, और पूरी की पूरी एक जाल बिछा हुआ है, एक जीन दूसरे जीन से कनेक्टेड है। ठीक है, लेकिन इतना डिटेल हमें नहीं पढ़ना, हमें इतना काफी है। आगे चलते हैं, अगला था मोनोटेरस। ठीक है, मोनोटेरस के बारे में बात करते हैं। मोनोटेरस रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बेसल पैटर्निंग। बेसल पैटर्निंग का मतलब है बेस यानी रूट। तो जो प्राइमरी रूट बनती है आपकी, इसकी डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और साथ साथ वस्कुलर टिश्यूज के लिए भी, क्योंकि रूट के अंदर तो वस्कुलर टिश्यू होंगे ही ना, तो उसके भी रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर मैं ये बोलता हूं मोनोटेरस रूट बनाता है या प्राइमरी रूट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो अगर मोनोटेरस नहीं होगा तो प्लांट के अंदर रूट नहीं बनेगी। ठीक है, हाइपोकोटाइल नहीं बनेगी, और जो आपका सैम बनाता है, ठीक है, शूट एपिकल उनके पास सैम होती है। ठीक है, कहने का मतलब है सैम होती है पर रूट वगैरह नहीं होती, ओनली आपको सैम मिलेगी, ऊपर ऊपर का पार्ट मिलेगा, नीचे का गायब मिलेगा। तो इस वाले फिगर में देखिए, ऊपर आइए, ये है ए। ए में आप इस वाले को देखिए जरा ध्यान से, ये पूरा नॉर्मल नजर आ रहा है आपको, कॉटिलेडॉन है, सैम है, हाइपोकोटाइल है और रूट भी है। लेकिन नीचे आइए बी में, बी वाले में सिर्फ अपर पार्ट दिखता है, लोअर पार्ट गायब है, बेसल पार्ट गायब है। तो यहां पर अगेन एपिकल बेसल एक्सिस का एंगल आ रहा है, बेसल एक्सिस नहीं आ रही। तो मोनोटेरस जीन कंट्रोल करता है द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी रूट, यानी मेन रूट जो है आपकी। और अगर म्यूटेशन आती है तो ये सब आपका नहीं मिलेगा, सिर्फ आपका सैम वगैरह मिलेगा या थोड़ा बहुत हाइपोकोटाइल मिल सकता है, कॉटिलेडॉन मिलेगा, लेकिन प्राइमरी रूट एब्सेंट होगी। ठीक है, तो मेन यहाँ पे बेसल पार्ट गायब मिलेगा आपको। ओके, तो हमने काफी जीन देख लिए, कुछ और जीन है जो मैं आपको बता देता हूं, फिर हम शुरू करेंगे अगला टॉपिक। देखिए, एक जीन है जिसका नाम है गुरके, गुरके नाम का जीन। तो गुरके नाम का जीन भी रेस्पॉन्सिबल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एपिकल पार्ट, जिसमें आते हैं कॉटिलेडॉन और शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो यू कैन सी, अगर गुरके में म्यूटेशन आ जाती है तो ये अपर पार्ट गायब हो जाएगा। तो गुरके रेस्पॉन्सिबल है कॉटिलेडॉन और सैम के लिए। अगला आपका क्या है? अगला है
फैकल जीन, द जीन इज फैकल। तो फैकल नाम का जो जीन है ये रेस्पॉन्सिबल है मिडल पार्ट के लिए। जो मिडल पार्ट था आपका सैम और रैम के बीच में, हाइपोकोटाइल वाला पार्ट, इसको गायब कर देगा ये अगर इसमें म्यूटेशन आई। तो यू कैन सी, कलर को ध्यान से देखिएगा, ये वाला पार्ट बच गया, बीच का गायब हो गया। ठीक है। हाँ, मोनोटेरोस हॉर्बिट जीन एकदम सेम नहीं है, सिमिलर है, इनमें सिमिलैरिटी है। ठीक है। अगला क्या है आपका? अगला आपका देखिए ये रहा बेसल मोनोटेरोस। तो मोनोटेरोस के बारे में ये दिखा है यहाँ पे, बेसल पार्ट गायब। ठीक है, नीचे का पार्ट गायब हो गया और ऊपर का पार्ट बच गया। गुरके, फैकल, मोनोटेरोस, और ये रहा जीनोम। तो जीनोम में आपका ऊपर का पार्ट भी गायब होगा, एपिकल, और बेसल भी गायब हो जाएगा, और राउंड राउंड बॉल सी बन जाएगी ये, जो आपका म्यूटेशन आ जाएगी जीनोम में। तो एग्जाम में आप समझ सकते हो, आ सकता है सवाल ये। ठीक है, तो आप पढ़ लीजिएगा इसको, बाकी हम देखेंगे और क्या क्या इसमें और हम देख सकते हैं। आई होप यहाँ तक की कहानी सबको क्लियर होगी। किसी तरह का डाउट है आप पूछ सकते हैं बिंदास। अब शुरू करते हैं अगला टॉपिक, वो है प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं? देखिए, मेटाबोलाइट आपके दो तरह के होते हैं। सबसे पहले टर्म आती है जिसे कहते हैं मेटाबोलोम। मेटाबोलोम क्या है? पिछला स्लाइड देखना है, ये देखिए पिछला स्लाइड, तब तक मैं मेटाबोलोम बताता हूं। ये रहा मेटाबोलोम। मेटाबोलोम क्या होता है? मेटाबोलोम होता है और ऑल द मेटाबोलाइट्स इन अ सेल। सेल में जितने भी मेटाबोलाइट है सबको मेटाबोलोम बोलते हैं। इसी तरह से टर्म आती है ट्रांसक्रिप्टोम, जीनोम, ठीक है, एक्सोम, बहुत तरह की ये ओम ओम लगे रहते हैं एंड में। तो इसका मतलब ये होता है एवरीथिंग, सब कुछ। ठीक है, तो मेटाबोलोम का मतलब है ऑल द मेटाबोलाइट्स इन द सेल। तो मेटाबोलाइट दो तरह के होते हैं, वन इज द प्राइमरी मेटाबोलाइट, सेकंड इज द सेकेंडरी मेटाबोलाइट। प्राइमरी मेटाबोलाइट वो प्रोटीन होते हैं, वो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बड़े एसेंशियल होते हैं फॉर द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट, और ये डायरेक्टली एंटर करते हैं ग्रोथ में, जैसे आपका हो गया शुगर, विटामिन, अमीनो एसिड एंड सो ऑन। सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते ग्रोथ में, इनका डिफेंस वगैरह में रोल होता है, दूसरे काम होते हैं अदर देन द डायरेक्ट ग्रोथ। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट में डिफेंस कंपाउंड भी आते हैं, माइनर हॉर्मोन्स भी आते हैं, और भी कंपाउंड आते हैं जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात सभी लोगों को? तो प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या है? दे आर द मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट और द प्रोडक्ट विच आर वेरी एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड द लाइफ। और इनमें आते हैं शुगर, विटामिन, अमीनो एसिड, लिपिड वगैरह वगैरह वगैरह। सेकेंडरी मेटाबोलाइट की बात करेंगे क्योंकि हमें डिटेल में इनको देखना है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में जैसे मैंने बताया, दे आर नॉट एसेंशियल, ये एसेंशियल नहीं है ग्रोथ और लाइफ के लिए। सबसे पहली बात, ये दूसरे काम करते हैं, जैसे एनवायरनमेंट से आपका इफेक्ट करना, किसी पैथोजन को भगाना, ठीक है, प्लांट को किसी तरह का स्ट्रेस है वहां पे, तो यहाँ पे इनका रोल आता है। ठीक है, मेन रोल। और ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते प्लांट की ग्रोथ में, प्लांट की डेवलपमेंट में, या प्लांट के रिप्रोडक्शन में, दूसरे तरह के रोल इनके। एग्जाम्पल क्या क्या है? टर्पीन्स, फिनोलिक कंपाउंड्स, ग्लाइकोसाइड्स, अल्कालॉइड्स, और भी बहुत होते हैं। ठीक है, एक बार इन सबका सिंथेसिस देख लेते हैं, एक ओवरव्यू देखते हैं, ओवरव्यू होता कैसे काम। देखिए, सबसे पहले आपकी कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगी प्लांट में। कार्बन कहां से आएगा? फोटोसिंथेसिस के द्वारा। तो प्राइमरी कार्बन मेटाबॉलिज्म होता है यहाँ पे, जो आपका केल्विन साइकिल वगैरह होते हैं, और ग्लाइकोलाइसिस, और जो भी पाथवे चलते हैं, इंपॉर्टेंट पाथवे, एसेंशियल पाथवे। तो इन सब एसेंशियल पाथवे के कोई इंटरमीडिएट होते हैं, जैसे पेंटोस फॉस्फेट पाथवे हो गया, ग्लाइकोलाइसिस हो गई इनकी। और इनके अंदर क्या होता है? इंटरमीडिएट होते हैं, जैसे एरिथ्रोस्फोर फॉस्फेट, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, या पायरुवेट ग्लाइकोलाइटिक पाथवे का, या फिर 3 PGA फॉस्फोग्लिसरेट, जो आपका केल्विन साइकिल में दिखा था। तो ये जितने भी आपके कंपाउंड हैं, ये फर्दर कन्वर्ट हो सकते हैं दूसरे कंपाउंड्स में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं पहले एरिथ्रोस 4 फॉस्फेट की और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट की। ये दोनों कंपाउंड एंटर करते हैं एक पाथवे में जिसका नाम है शिकिमिक एसिड पाथवे। शिकिमिक एसिड पाथवे एक पाथवे है जिससे सेकेंडरी मेटाबोलाइट बन सकते हैं या एरोमेटिक अमीनो एसिड बन सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एरोमेटिक अमीनो एसिड बनाने का पाथवे है शिकिमिक एसिड पाथवे इन द प्लांट, या बैक्टीरिया फंजाई उनमें ही पाया जाता है, अभी बात करेंगे। तो शिकिमिक एसिड पाथवे कन्वर्ट करता है इन कंपाउंड को जिनके बारे में मैंने बताया,
इनको कन्वर्ट करेगा या तो एरोमेटिक अमीनो एसिड में, या डायरेक्टली बना देगा इनसे समथिंग कॉल्ड एज द फिनोलिक कंपाउंड. फिनोलिक कंपाउंड आर द क्लास ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. इसके अलावा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड बना सकता है जिसमें नाइट्रोजन हो. देन अब आते हैं इन दोनों पे. पायरुविक एसिड 3PGA. पायरुविक एसिड एंटर कर सकता है एक पाथवे में जिसका नाम है एमईपी पाथवे, और एमईपी पाथवे से ये बना सकता है टर्पीन्स, अनदर क्लास ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट. और जो आपका 3PGA है ये भी एंटर कर सकता है एमईपी में, बना सकता है टर्पीन. ये सारे एग्जाम के सवाल बन सकते हैं यहाँ पे. अगला है पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है, आपको पता होगा टीसीए साइकिल के लिए. एसिटाइल कोएंजाइम में 3 जगह जा सकता है. या तो जा सकता है टीसीए साइकिल में, टीसीए साइकिल में जाके एलिफैटिक अमीनो एसिड बनाएगा और इससे कन्वर्ट होंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. या फिर ये एंटर करेगा दो पाथवे में, वन इज द मेलोनिक एसिड पाथवे, सेकंड इज द मिवेलोनिक एसिड पाथवे. मिवेलोनिक एसिड पाथवे बना सकता है टर्पीन और मेलोनिक बना सकता है फिनोलिक. हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेट आपको लग रहा हो, लेकिन जब आप पढ़ लोगे पूरा टॉपिक फिर आपको आसान लगेगा. और ज्यादा इसमें है भी नहीं कुछ, 2-3 कंपाउंड है बस. अब एक एक करके देखते हैं. हमने अभी जो देखे टर्पीन, फिनोलिक कंपाउंड, ठीक है, नाइट्रोजन कंपेनिंग कंपाउंड, इन सब के बारे में डिटेल में देखते हैं. सबसे पहले बात करते हैं टर्पीन्स की. टर्पीन क्या है? अ क्लास ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है. सो टर्पीन जो आपके कंपाउंड होते हैं ये बनते कैसे हैं? ये बनते हैं एक 5 कार्बन के कंपाउंड से जिसे कहते हैं आइसोप्रीन. आइसोप्रीन यूनिट होती है 5 कार्बन की. ये जुड़ जुड़ के टर्पीन्स बनाते हैं जिन्हें कहते हैं पोलीटर्पीन्स. तो आइसोप्रीन यूनिट से बनता है, याद रखना है. टर्पीन आर द लार्जेस्ट क्लास ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट अमंग ऑल द क्लास. सबसे बड़ी क्लास है ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट की, ये याद रखना है आपको. टर्पीन आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते. ओके, यहां तक हमने समझ लिया. सिंथेसाइज कैसे होते हैं अभी हमने देखा था. एसिटाइल को एंजाइम में बना सकता है इसे, या ग्लाइकोलाइटिक इंटरमीडिएट बना सकते हैं जैसे 3PGA. ऑलराइट, यहाँ पे दो टर्म आती हैं, एक को कहते हैं टर्पीन, एक को कहते हैं टर्पीनॉइड. टर्पीन आर सिंपल हाइड्रोकार्बन्स एंड टर्पीनॉइड आर द ऑक्सीजनेटेड हाइड्रोकार्बन. तो नॉइड में ओ आ रहा है तो इसे ऑक्सीजन बना देना, ऑक्सीजनेटेड हाइड्रोकार्बन, याद हो जाएगा. टर्पीन का बेसिक फॉर्मूला है C5H8, जिसमें से C5 का मतलब है आइसोप्रीन की यूनिट और N का मतलब है 1 2 3 4 डॉट 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 एंड सो ऑन. ठीक है, सो N इज द आइसोप्रीन यूनिट. और 1 आइसोप्रीन यूनिट में क्या होता है? 5 कार्बन होते हैं, 5 कार्बन. तो इसी तरह से अलग अलग यूनिट होती हैं. यूनिट 1 है अगर तो होंगे 5 कार्बन, बोलेंगे हेमिटर्पीन. 2 यूनिट है तो 10 कार्बन, ठीक है, मोनोटर्पीन. 3 यूनिट है 15 कार्बन, जिसका एग्जाम्पल था एब्सिसिक एसिड, सेस्क्विटर्पीन. 4 यूनिट है डाइटर्पीन, इसका एग्जाम्पल कौन था? फाइटो हार्मोन. 6 यूनिट है ट्राइटर्पीन. ठीक है जी. और इसी तरह से पोलीटर्पीन. देखिए, कुछ आपके एवरी टाइम बनते हैं, कुछ आपके स्ट्रेस में बनते हैं. तो मैं प्लांट पैथोजन पढ़ाऊंगा अभी, इस सब के बाद वहां बताऊंगा. ठीक है, कुछ आपके स्ट्रेस के टाइम बनेंगे, कुछ एवरी टाइम बनते हैं. तो अगर मोटे मोटे तौर पे बोलूं, एवरी टाइम बनेंगे. जरूरी नहीं है कि आपके स्ट्रेस पर ही बने. ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफिक होते हैं जो किसी खास पैथोजन के लिए बनते हैं. ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा आर जीन्स एंड एवीआर जीन, इनके बारे में पढ़ाऊंगा मैं डिटेल में. तो ये आपके स्पेसिफिकली पैथोजन के लिए बनते हैं. चलिए अभी आगे चलते हैं. ये किसी ने बताया नहीं मुझे, 20 कार्बन वाले को क्या कहते हैं? डाइटर्पीन कौन से थे? अगला है, देखिए इसकी सिंथेसिस कैसे होती है. इसकी सिंथेसिस होती है आईपीपी नाम के कंपाउंड से. आईपीपी का मतलब है द आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट या आइसोपेंटिनाइल डाइफॉस्फेट. इट इज द 5 कार्बन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द टर्पीन. तो टर्पीन का बिल्डिंग ब्लॉक कौन है? आईपीपी. ठीक है, ये याद रखना है आपको, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द टर्पीन आईपीपी. जिब्रेलिक एसिड याद आ रहा है? जिब्रेलिक एसिड था 20 कार्बन का डाइटर्पीन का. ठीक है, बायोसिंथेसिस की बात करते हैं टर्पीन की.
टर्पीन की बायोसिंथेसिस कैसे होती है? दो पाथवे से होती है। एक को बोलते हैं मीवेलोनिक एसिड पाथवे, शॉर्ट में कहते हैं एमवीए। दूसरे कहते हैं दूसरा है मिथाइल एरिथ्रिटॉल पाथवे, एमईपी पाथवे। तो टर्पीन बन सकते हैं एमवीए पाथवे और एमईपी पाथवे दोनों से। इस पर क्वेश्चन आ चुका है। अब पाथवे समझ लो, बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें। देखो, पहले बात करते हैं एमवीए की, द मीवेलोनिक एसिड पाथवे। शुरू कैसे होता है? सबसे पहले 3 मॉलिक्यूल आते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए के, जिनमें 2 कार्बन है, बनाते हैं 6 कार्बन का कंपाउंड मीवेलोनिक एसिड। इस 6 कार्बन के कंपाउंड के साथ 3 रिएक्शन होती है। पहले होती है पायरोफॉस्फोरिलेशन, पायरोफॉस्फेट ऐड होता है। दूसरी होती है डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है। तीसरी होती है डिहाइड्रेशन, पानी हटाया जाता है। और क्या बनता है फिर? आईपीपी, द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। ठीक है, ये था। अब आओ अगले पे। अगला है आपका एमईपी पाथवे, मिथाइल एरिथ्रिटॉल पाथवे। ये होता है आपका प्लास्टिड्स के अंदर। और ये शुरू कैसे होता है? पायरुविक एसिड और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कंबाइन होते हैं, बनाते हैं कंपाउंड मिथाइल एरिथ्रिटॉल, द एमईपी। एमईपी फर्दर कन्वर्ट होता है एक 5 कार्बन के कंपाउंड में, जिसका नाम है डीएमएपीपी, डाई मिथाइल अलाइल डाइफॉस्फेट। एग्जाम में आ चुका है ये, ठीक है, एग्जाम में ये भी आया है, मैं करवाऊंगा डीसी में आपको। ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल हो सकते हैं, और ये दोनों कंपाउंड में से कोई भी आपका बेसिकली द आईपीपी कन्वर्ट होता है एक 10 कार्बन के कंपाउंड में, दैट इज द मोनोटर्पीन, जिसे कहते हैं जीपीपी। तो आईपीपी बनता है जीपीपी। जीपीपी क्या है? जेरानाइल पायरोफॉस्फेट, 10 कार्बन का मोनोटर्पीन है, याद रखना। अगला कौन है? एफपीपी। जीपीपी से बनता है एफपीपी। एफपीपी है फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट, ये आपका 15 कार्बन का कंपाउंड है। दिस इज द सेस्क्विटर्पीन, जिससे आप एब्सिसिक एसिड बना सकते हो। बनाओगे तो नहीं, वैसे बना सकते हो, बताने के लिए, ठीक है। अगला क्या है? एफपीपी कन्वर्ट होता है जीजीपीपी में। तो जीजीपीपी है जेरानाइल जेरानाइल पायरोफॉस्फेट, और ये है आपका 20 कार्बन का, दैट इज द डाइटर्पीन। और फाइनली ये बनाता है पोलीटर्पीन। कोई दिक्कत किसी को यहाँ? ऐसे का ऐसे याद रखना है इसे, इसमें स्ट्रक्चर के अंदर नहीं घुसना, केमिस्ट्री में नहीं घुसना, इतना काफी है। अब किताब में कैसा है ये भी देख लो। मैं आपको दोनों तरीके से दिखा देता हूं, ताकि माइंड में कोई डाउट ही ना रहे। देखिए, अगला है, ये रहा मेवालोनिक एसिड पाथवे, और दूसरा है एमईपी पाथवे। ध्यान से देखिएगा। मेवालोनिक एसिड में 3 कार्बन आए, एसिटाइल कोएंजाइम में 3 मॉलिक्यूल, बना मेवालोनिक एसिड। मेवालोनिक एसिड से बना आईपीपी। एमईपी में ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और पायरुवेट जुड़े, बनाया मिथाइल एरिथ्रिटॉल फॉस्फेट, जिससे बनाया आपका डाई मिथाइल अलाइल डाइफॉस्फेट। ये दोनों या इनमें से आईपीपी कन्वर्ट हुआ जेरानाइल डाइफॉस्फेट में। जेरानाइल डाइफॉस्फेट आपका 10 कार्बन का मोनोटर्पीन है। जेरानाइल डाइफॉस्फेट से कन्वर्ट होकर बना एफपीपी, 15 कार्बन का है। तो 15 कार्बन का एक एफपीपी है, अगर मैं 2 एफपीपी ले लूं तो 30 कार्बन का ट्राइटर्पीन बन सकता है। तो ध्यान रखना, यहां से मैं ट्राइटर्पीन बना सकता हूं। तो ट्राइटर्पीन कौन से स्टेप से बना सकता हूं मैं? फार्नेसाइल डाइफॉस्फेट वाले स्टेप से। ये एग्जाम में सवाल आ चुका है। एग्जाम में पूछा था कि किस स्टेप से ट्राइटर्पीन बना सकते हैं? फार्नेसाइल डाइफॉस्फेट, ठीक है। इससे कन्वर्ट होके बनता है जेरानाइल जेरानाइल डाइफॉस्फेट, जो आपका 20 कार्बन का है। और 20 कार्बन को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 40 कार्बन का टेट्राटर्पीन बन सकता है। तो यहाँ पे एग्जाम में सवाल आ सकता है कि किस स्टेप से 40 कार्बन का बना सकते हैं? जेरानाइल जेरानाइल डाइफॉस्फेट। और उसके बाद क्या है? पोलीटर्पिनॉइड्स। आई होप इट इज फाइन। अब आते हैं एग्जाम्पल्स पे। व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टर्पीन्स? टर्पीन्स के एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे मोनोटर्पीन्स के एग्जाम्पल। मोनोटर्पीन में आता है सबसे पहले पायरीथ्रॉइड। पायरीथ्रॉइड इज एन एग्जाम्पल, टर्पीन मोनोटर्पीन।
पायरीथ्रॉइड एक कंपाउंड है जिसके अंदर इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी होती है, इंसेक्ट को मार सकता है, और ये मिलता है आपके पत्तों में और फूलों में ऑफ अ प्लांट कॉल्ड एज द क्राइसेंथेमम। तो क्राइसेंथेमम के फूल और पत्तों में मिलेगा ताकि इंसेक्ट को रिपेल करे। दूसरा है लिमोनिन, द लिमोनिन एंड द कैम्फर, दे हैव अ मेडिसिनल प्रॉपर्टी, मेडिसिन में प्रॉपर्टी है इनकी। थर्ड है मेंथॉल, मेंथॉल का भी आपका काम है डिफेंस में। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स लगभग सारे डिफेंस में रोल होता है इनका, अलग अलग तरह से। आगे बात करते हैं, अगला है आपका ट्राइटरपीन। ट्राइटरपीन का एग्जांपल है लिमोनॉइड। तो लिमोनॉइड क्या है? ट्राइटरपीन है। ये आपके कहां मिलते हैं? ये आपके ज्यादातर आपके मशहूर हैं फॉर द बिटर टेस्ट, ठीक है, बिटर सब्सटेंस है सिट्रस फ्रूट्स के अंदर, तो दे आर वेल नोन फॉर देयर बिटर टेस्ट इन द सिट्रस फ्रूट्स। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा नीम का पेड़, नीम का ट्री जो होता है, तो नीम के ट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा इंसेक्टिसिडल प्रॉपर्टी होती है। तो इंसेक्टिसिडल प्रॉपर्टी नीम में इसकी वजह से ही होती है। इसके अंदर एक ट्राइटरपीन होता है 30 कार्बन का, जिसे कहते हैं अजाडिरेक्टिन। तो अजाडिरेक्टिन नाम का एक बहुत ताकतवर कंपाउंड मिलता है नीम में, एंड इट इज ए टर्पीन, इट इज ए ट्राइटरपीन, इट इज ए लिमोनॉइड। एजाडिरेक्टिन, नीम का पेड़, साइंटिफिक नेम एजाडिरेक्टा इंडिका। क्लियर? तो यू कैन सी ये कुछ स्ट्रक्चर है, लिमोनिन दिखाया गया है यहाँ पे, मेंथॉल, ठीक है, यहाँ दिखाया गया है, और इन दोनों के अंदर इंसेक्ट को रिपेल करने की प्रॉपर्टीज हैं, दीज आर द टर्पीन्स। अगला है आपका सैपोनिन। सैपोनिन आपका अलग अलग कैटेगरी में फिट होता है, इसको हम दोबारा पढ़ेंगे बाद में, 3-4 बार और पढ़ेंगे आगे चल के। अभी हम पढ़ते हैं विद रेस्पेक्ट टू द टर्पीन। तो सैपोनिन नाम से पता चल रहा है सोप, सो दीज आर द कंपाउंड हैविंग द सोप लाइक प्रॉपर्टी लाइक अ डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट में प्रॉपर्टी होती है मेम्ब्रेन को डिसरप्ट करने की, इसके अंदर भी प्रॉपर्टी है मेम्ब्रेन को डिसरप्ट करने की, तो मेम्ब्रेन को डिसरप्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो सैपोनिन के अंदर दो मॉलिक्यूल होते हैं, एक होता है शुगर का मॉलिक्यूल और एक होता है टर्पीन का, जो है आपका ट्राइटर्पीन 30 कार्बन का, और इसका दूसरा नाम है स्टीरॉइड, इसे स्टीरॉइड भी कहते हैं, और ट्राइटर्पीन है ये आपका होता है फैट सॉल्यूबल, ये होता है वाटर सॉल्यूबल। तो सोप के अंदर भी दो पार्ट होते हैं, वन इज द हाइड्रोफिलिक, अदर इज द हाइड्रोफोबिक, जिससे वो मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब कर सकता है। समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है, तो सैपोनिन। तो क्या क्या कर सकता है ये, ठीक है, प्रगति जी रिफ्रेश करिए, स्लाइड नहीं आए तो रिफ्रेश करिए। ये आपका मेम्ब्रेन के अंदर एक चीज होती है जिसे कहते हैं कोलेस्टेरॉल, कोलेस्टेरॉल से बाइंड करता है, कोलेस्ट्रॉल के साथ इंटरफेयर करेगा। तो अगर किसी इंसेक्ट ने खाया है कोलेस्ट्रॉल, या कोलेस्ट्रॉल उसके अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है, और सैपोनिन भी उसने खा लिया, तो ये जो आपका सैपोनिन है कोलेस्टेरॉल से बाइंड कर जाएगा और इसका एब्जॉर्प्शन को रोकेगा, जिससे मेम्ब्रेन के अंदर चेंजेस आएंगे, नॉर्मल से वो एबनॉर्मल होगी, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल के साथ इंटरफेयर करेगा, साथ ही साथ अगर आपका ये एब्जॉर्ब हो गया, सपोज करो सैपोनिन जो था इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कर गया, तो एब्जॉर्ब करके जब सेल के पास जाएगा ये वाया द ब्लड स्ट्रीम, तो सेल मेम्ब्रेन को डिसरप्ट करेगा। तो अगर इंटेस्टाइन में होगा तो कोलेस्ट्रॉल को डिसरप्ट करेगा, एब्जॉर्ब हो गया तो मेम्ब्रेन को डिसरप्ट करेगा, और करेगा तो ये दोनों। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सैपोनिन, ठीक है, एक बार और दिखा दिया आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं द वाटर सोल्यूबल कार्बोहाइड्रेट एंड द फैट सोल्यूबल ट्राइटरपीन, ट्राइटरपीन 30 कार्बन। अदर एग्जांपल्स ऑफ द टर्पीन, और कौन कौन से एग्जांपल हमें जानने जरूरी है? सेस्क्विटर्पीन 15 कार्बन का था, एग्जांपल एब्सिसिक एसिड, इट इज अ फाइटोहार्मोन। एंटीबायोटिक है जिसका नाम है पेंटालियोन लैक्टोन, ये भी आपका एक तरह का सेस्क्विटर्पीन है, ठीक है, टर्पीन है। अगला है गॉसिपॉल, एंटी कैंसर एजेंट है। अगला है कैप्सिडियोल, इट इज ए फाइटोएलेक्सिन। फाइटोएलेक्सिन के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं आपको आने वाली क्लासेस के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है फाइटोएलेक्सिन, ठीक है। एंटी पैरासिटिक एजेंट होता है, प्लांट कई तरह के कंपाउंड को बनाता है जब उस पर इंफेक्शन होता है, तो उसमें एक फाइटोएलेक्सिन की क्लास होती है
जो सबसे ज्यादा स्टडी की हुई है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम, पोटैटो की फैमिली में और लेग्यूम की फैमिली में पढ़ेंगे। अगला है डाइटरपीन, 20 कार्बन के भाई साहब हैं ये। इसमें एग्जांपल है टैक्सोल। टैक्सोल एक ड्रग है जो निकाली गई है एक पेड़ से जिसका नाम है टैक्सस बकाटा। तो टैक्सस बकाटा नाम का एक ट्री है, उससे आपका आइसोलेट किया गया है। एंटी कैंसर ड्रग है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये आपका माइक्रोट्यूब्यूल से इंटरफेयर करता है, एक बार चेक करूंगा मैं इसे, ठीक है। अगला है आपका जिब्रेलिन। जिब्रेलिन आपका 20 कार्बन का है, इट इज अ फाइटो हार्मोन। नेक्स्ट है डाईहाइड्रोल्यूकोडीन। तो डाईहाइड्रोल्यूकोडीन एक एंटीऑक्सीडेंट है। अगला है आपका टेट्राटर्पीन, 40 कार्बन के भाई साहब में कौन आता है, बीटा कैरोटीन। इंपॉर्टेंट है, इट इज अ प्लांट पिगमेंट, कैरेट्स के अंदर, येलो लीव्स के अंदर पाया जाता है ये, विटामिन ए बनाने के लिए काम आता है। पोलीटर्पीन 40 से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा फेमस क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल, इट इज अ पोलीटर्पीन, फोटोसिंथेसिस में यूज है। द प्लास्टोक्विनोन, जेड स्कीम में याद आ रहा है, प्लास्टो हाइड्रोक्विनोन, सेमीक्विनोन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। और सबका प्यारा रबर, इसके बारे में तो हम पढ़ते आ रहे हैं हमेशा से, रबर में आइसोप्रीन यूनिट होती है, ठीक है। जब हम केमिस्ट्री पढ़ते थे तो हमारे टीचर हमें डांट डांट के याद करवाते थे, ये जो हमें कभी याद नहीं हुआ था। आगे चलते हैं। अगला है फिनोलिक कंपाउंड, ठीक है। हाँ जी, सेल बायोलॉजी पढ़ाऊंगा जब मैं, और कई तरह के लेके आऊंगा, पूरी लंबी लिस्ट है इनकी और इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। हाँ जी, यहाँ तक का समझ में आ रहा है सबको? क्या कोई ऐसा है जो अभी परेशान है और समझ में नहीं आया उसे? ठीक है। अगली क्लास है आपकी फिनोलिक कंपाउंड। फिनॉल, फिनॉल होता है आपका बेंजीन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो बेंजीन रिंग अटैच विद द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसे कहते हैं फिनॉल। तो ये ग्रुप जहां मिलेगा उसे बोलूंगा फिनोलिक कंपाउंड्स। तो फिनोलिक्स की बात करते हैं, चलिए। ये आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं, और ऐसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं जिनमें फिनॉल मिलता है। और फिनॉल का मतलब है द एरोमेटिक रिंग, बेंजीन रिंग अटैच विद द हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। तो दिस इज कॉल्ड एज द फिनोलिक कंपाउंड्स। ये आपके काफी डाइवर्स कंपाउंड है, ठीक है। आप अगर टर्पीन के बाद बोले तो आप कह सकते हैं इन्हें बहुत बड़ी क्लास है ये। इनके अंदर 10,000 से भी ज्यादा कंपाउंड आते हैं, 10,000 से भी ज्यादा। और इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होती है कंपाउंड की? ये वाटर सॉल्युबल भी होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल भी होते हैं, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सॉल्युबल भी होते हैं। मतलब हर तरह की वैरायटी मिलती है इनमें। क्या क्या रोल हैं? सबसे प्रोमिनेंट रोल, डिफेंस करना अगेंस्ट द हर्बीवोर पैथोजन। हर्बीवोर का मतलब होता है ऐसे 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 ऑर्गेनिज्म, ऐसे इंसेक्ट जो पत्ते वगैरह खाएं, हर्बीवोरी करें, उनके अगेंस्ट। मैकेनिकल सपोर्ट देता है ताकि फर्म रहे प्लांट आपका। पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करेगा ताकि पॉलिनेशन हो, और फ्रूट को डिस्पर्स करवाने में मदद करेगा, ठीक है। और क्या रोल है? एब्जॉर्ब कर सकता है हार्मफुल यूवी रेडिएशन। अगर सपोज करो कोई प्लांट एक ऐसी जगह लगा हुआ है जहां पे हार्मफुल यूवी आ रहा है, तो उसको एब्जॉर्ब करेगा ये। इसके अलावा आपने एक टर्म सुनी होगी, अलीलोपैथी। व्हाट इज अलीलोपैथी? अलीलोपैथी आपकी होती है जिसमें एक प्लांट दूसरे प्लांट की ग्रोथ को रोकता है, ठीक है। प्लांट जो होते हैं एक ऐसा केमिकल बनाते हैं जिसे कहते हैं अलीलो केमिकल्स। ये अलीलो केमिकल सॉइल में जाता है, सॉइल में जाने के बाद दूसरे प्लांट पर जाता है, दूसरे प्लांट की ग्रोथ को रोकता है। तो ऐसे केमिकल बोलते हैं आपके अलीलो केमिकल्स, और इस प्रोसेस को कहते हैं अलीलोपैथी। तो अलीलो केमिकल्स में आपके फिनोलिक कंपाउंड बनते हैं जो आपके रिड्यूस करते हैं ग्रोथ ऑफ द कंपीटिंग प्लांट। कोई प्लांट कंपीट कर रहा है आसपास, उसकी ग्रोथ को रोकेंगे। अगला क्या है, और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं फिनोलिक कंपाउंड? और आपको बहुत जगह मिलेंगे, लाइक फ्रूट्स में मिल जाएंगे, वेजिटेबल्स में मिल जाएंगे, सीरियल्स में मिल जाएंगे, ऑलिव में मिल जाएंगे, लेग्यूम्स में मिल जाएंगे, चॉकलेट में मिल जाएंगे, या पीने की चीजें जो होती है उनमें मिल सकते हैं, लाइक चाय, कॉफी, बियर, वाइन, सब में मिल सकते हैं आपके। बहुत डाइवर्स है ये। फिनोलिक कंपाउंड में जो सबसे सिंपल कंपाउंड है फिनॉल का, वो होता है 6 कार्बन का, और इसे कहते हैं बेंजोक्विनोन। सो बेंजोक्विनोन इज द सिंपलेस्ट फिनॉल, सबसे सिंपल फिनॉल है ये।
क्लियर? फिनोलिक्स के और क्या क्या एग्जांपल हैं? फिनोलिक्स के एग्जांपल क्या है? वन इज कॉल्ड एज द फिनाइल प्रोपेनॉइड, कुमारिन, बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव, लिग्निन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में पढ़ा होगा आपने, लिग्निन, एंथोसाइनिन, इंपॉर्टेंट है, फ्लेवोनॉइड, इंपॉर्टेंट, ये भी वैसे सारे इंपॉर्टेंट है, टेनिन्स, ये सब कौन है? फिनोलिक्स है सब। क्लियर? फिनोलिक कंपाउंड का एक स्टार्टिंग मटेरियल, एक स्टार्टिंग मॉलिक्यूल होता है जो इनका एक तरह का प्रिकर्सर होता है, वो होता है फिनाइल एलानीन। तो फिनाइल एलानीन अमीनो एसिड जो है आपका, याद रखना, इट इज द प्रिकर्सर फॉर द फिनोलिक्स। फिनाइल एलानीन एक अमीनो एसिड है और ये एक प्राइमरी मेटाबोलाइट है। प्राइमरी मेटाबोलाइट बनने जा रहा है सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो प्राइमरी को सेकेंडरी बनाता है एक एंजाइम, और वो एक ब्रांच पॉइंट होता है प्राइमरी मेटाबॉलिज्म और सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म का। इसके बारे में बात करेंगे आगे भी, ठीक है? तो फिनाइल एलानीन एक इंटरमीडिएट है और एक प्रिकर्सर है फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ द मोस्ट ऑफ द फिनोलिक्स इन द प्लांट्स। अब बात करते हैं बनता कैसे, इसके पाथवे की बात करते हैं। देखिए, इसके पाथवे में दो पाथवे आते हैं फिनोलिक के सिंथेसिस में। एक को कहा जाता है शिकीमिक एसिड पाथवे, दूसरा है मेलोनिक एसिड पाथवे। देखिए, प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई, तीनों के अंदर ये पाथवे चलते हैं, तीनों में ये दोनों पाथवे चलते हैं। बट प्लांट जो है किसी एक पाथवे को ज्यादा प्रेफरेंस देता है, फंजाई और बैक्टीरिया दूसरे पाथवे को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। कौन किसको देता है? शिकीमिक एसिड पाथवे ज्यादातर मिलता है प्लांट्स में, मेजरली ऑपरेट करता है प्लांट में। मेलोनिक एसिड पाथवे मेजरली ऑपरेट करता है बैक्टीरिया और फंजाई में। लेकिन ये दोनों पाथवे प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई तीनों में मिलते हैं। ये बात क्लियर है सबको? शिकीमिक एसिड पाथवे क्या करता है? शिकीमिक एसिड पाथवे कन्वर्ट करता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स को फ्रॉम द ग्लाइकोलिसिस, फ्रॉम द पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। ग्लाइकोलिसिस हो गया, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे हो गया, जो शुरू में मैंने आपको चार्ट दिखाया था, इनको कन्वर्ट करता है द एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। और एरोमेटिक अमीनो एसिड्स आते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स, और हमारे लिए एसेंशियल है वो, हम नहीं बना सकते उन्हें, प्लांट बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ शिकीमिक एसिड पाथवे। ठीक है, आगे ये जो है आपका मेलोनिक एसिड पाथवे जो ज्यादा चलता है बैक्टीरिया फंजाई में, ये कन्वर्ट करता है एसिटाइल कोएंजाइम ए को इनटू द मेलोनिक एसिड। और ये पाथवे प्लांट में ज्यादा नहीं चलता, प्लांट में ज्यादा चलता शिकीमिक एसिड। तो शिकीमिक के बारे में मैंने बताया था, प्लांट में है, फंजाई में है, बैक्टीरिया में है, एनिमल में एब्सेंट है ये। सो अगर कोई पूछे या आप जानना चाहें एरोमेटिक अमीनो एसिड एसेंशियल क्यों है, क्योंकि हम नहीं बना सकते इन्हें, हमारे अंदर शिकीमिक एसिड पाथवे नहीं है, प्लांट में है, वो बनाते हैं। ठीक है, तो फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, ठीक है, ये सब। अब आते हैं इस पाथवे में थोड़ा डिटेल में, इस पाथवे को डिटेल में समझते हैं, कौन कौन से एंजाइम है, क्या क्या जानकारी हमें जाननी जरूरी है, देखते हैं। सबसे पहला है आपका के ग्लाइकोलिसिस और द पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, इन दोनों के इंटरमीडिएट्स या प्रोडक्ट एंटर करते हैं शिकीमिक एसिड में। तो कौन है वो? ग्लाइकोलिसिस से आएगा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे से आएगा एरिथ्रोस फॉस्फेट। ये दोनों एंटर करेंगे शिकीमिक एसिड पाथवे के अंदर। फिर क्या होगा? ये आपके बनाएंगे सबसे पहले फिनाइल एलानीन। तो शिकीमिक एसिड पाथवे में एंटर करके सबसे पहले बने फिनाइल एलानीन में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, एरोमेटिक अमीनो एसिड बन गया। अब इसके साथ क्या होगा? एरोमेटिक अमीनो एसिड फिनाइल एलानीन कन्वर्ट किया जाएगा एक कंपाउंड में जिसका नाम है ट्रांससिनामिक एसिड। ट्रांससिनामिक एसिड, इसे कौन बनाएगा? इसे बनाएगा एक एंजाइम जिसका नाम है पाल। पाल की फुल फॉर्म है फिनाइल एलानीन अमोनिया लाइज। ये करता है डीअमाइनेशन। डीअमाइनेशन होता है रिमूवल ऑफ द अमोनिया या अमीनो ग्रुप, तो ये हटा देगा पाल। तो जैसे ही पाल हटाएगा, आपका प्राइमरी मेटाबोलाइट कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी मेटाबोलाइट में। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट का ब्रांच पॉइंट कौन है? द पाल एंजाइम। तो ये आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आ रहा समझ में?
अब यहाँ पे सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनना शुरू हो गया, सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनने की कहानी शुरू हो गई है यहाँ पे। तो ट्रांसइनामिक एसिड कन्वर्ट होगा पैरा कुमारिक एसिड में या पी कुमारिक एसिड में। ये पी कुमारिक एसिड से बनेगा पी कुमारॉयल कोएंजाइम ए, और ये बनेगा बाय द एडिशन ऑफ कोएंजाइम में सल्फर हाइड्रोजन, और बन जाएगा पी कुमारॉयल कोएंजाइम ए। ये जो आपका पी कुमारॉयल कोएंजाइम में बना है, ये क्या क्या बना सकता है? ये बना सकता है कैफिक एसिड, कैफीन। ये बना सकता है फिनाइल प्रोपेनॉइड। ये बना सकता है कुमारिन। ये बना सकता है लिग्निन। तो ये सब बना सकता है। अदरवाइज ये क्या बनेगा? तो पी कुमाराइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है इन अ कंपाउंड कॉल्ड एज द चालकोन। चालकोन नाम के कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, और इसको कन्वर्ट करता है एक दूसरा एंजाइम जिसका नाम है CHS। तो दिस इज द सेकंड एंजाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चालकोन सिंथेज करता क्या है ये? पी कुमाराइल कोएंजाइम ए में 3 मॉलिक्यूल ऑफ मेलोनाइल कोएंजाइम ए को ऐड करता है और बनाता है चालकोन। चालकोन से कन्वर्ट होके बनते हैं फ्लेवानोन। फ्लेवानोन से बन सकता है फ्लेवोन्स या आइसोफ्लेवोन। इट इज अ सेपरेट कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। फ्लेवानोन से बन सकता है डाइहाइड्रोफ्लेवानॉल। ये कन्वर्ट होके बना सकता है फ्लेवानॉल्स। दिस इज अनदर कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। डाइहाइड्रोफ्लेवानॉल से बन सकता है एंथोसाइनिन, और इसके अलावा बन सकता है टेनिन। ये सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट। कोई दिक्कत किसी को यहाँ किसी भी तरह की? ठीक है, ये पाथवे है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है देखने में, इसलिए मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे। तो ये आपको ज्यादा समझ में आएगा एज कंपेयर टू दिस। लेकिन हाँ, जब आप इसको दोबारा पढ़ोगे खुद से तो आपको समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, तो इसे यहाँ पे दिखाने का मेरा पर्पस ये है कि आपको आसान भी समझ में आए, साथ साथ मुश्किल भी समझ में आए, दोनों समझ में आए। तो अगर आप इसे देखोगे तो आपको कहानी धीरे धीरे समझ में आएगी। लेकिन इसे पूरा याद करना जरूरी नहीं है, ये कर लेना याद, ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। क्योंकि मैंने सब कुछ कवर कर दिया है, क्योंकि इसमें सब कुछ कवर नहीं हो रहा, इसमें काफी चीजें छोड़ी हुई हैं इन्होंने। ठीक है, तो ये आप देखना, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए वानिया जी, मैं समझ सकता हूँ याद करना मुश्किल तो है, लेकिन आप बार बार पढ़ेंगे ना तो आपके थोड़ा थोड़ा माइंड के अंदर छपने लगेगा ये, जैसे फोटोग्राफ की तरह फोटो छप जाता है ना माइंड में, इस तरह से। तो आप बार बार पढ़ना, बार बार रिवाइज करना, फिर हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। अब बात करते हैं एंजाइम की। देखिए जो पाल नाम का एंजाइम है, इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो फुल फॉर्म क्या थी? फिनाइल एलालीन लाइज। क्या बताया था मैंने, क्या करता है? डीअमाइनेशन करता है, द रिमूवल ऑफ द अमोनिया या अमीनो ग्रुप। और किससे रिमूव करता है? ये रिमूव करता है आपका फिनाइल एलानीन से, जो कि प्राइमरी मेटाबोलाइट है। और क्या बनाता है? ट्रांससिनामिक एसिड। तो इसकी रिएक्शन याद रखनी है, क्योंकि इस पर PYQ आ चुका है, जो मैं DC में लेके आऊंगा आपके लिए। ठीक है, ये बनाता है ये। PAL enzyme is the most studied enzyme for the plant secondary metabolism. Second important point, plant secondary metabolism की जो पूरी स्टडी है, इसमें सबसे ज्यादा जो एंजाइम स्टडी किया गया है वो पाल है। तो पाल इसलिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंस का इसका ये है, इट इज द ब्रांच पॉइंट। ब्रांच पॉइंट किसका? प्राइमरी मेटाबॉलिज्म जुड़ा हुआ है सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म से विद द हेल्प ऑफ पाल, फिनाइल एलानीन ट्रांससिनामिक एसिड। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, प्राइमरी मेटाबॉलिज्म, सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म, और बीच में आ गया आपका पाल। पाल की एक्टिविटी कब बढ़ सकती है? कौन कौन से ऐसे काम है जिसमें प्लांट के अंदर पाल ज्यादा बनने लगेगा? अगर न्यूट्रिएंट में किसी तरह की कमी आ जाए, न्यूट्रिएंट में कमी आ जाए, या फिर लाइट की अवेलेबिलिटी कम हो, लाइट या ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है, स्ट्रेस की कंडीशन हो, या फंगस का इंफेक्शन हो। तो इन तीनों कंडीशन में पाल की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। पाल के अलावा अगली कैटेगरी है, वो है फिनाइल प्रोपेनॉइड। ये आपकी अनदर कैटेगरी है फॉर द फिनोलिक कंपाउंड्स। सो फिनाइल प्रोपेनॉइड के बारे में पढ़ते हैं। दे आर द सिंपल फिनोलिक कंपाउंड। ये सिंपल फिनोलिक कंपाउंड होते हैं आपके। और इनमें क्या होता है? इनमें होती है एक तो बेंजीन रिंग, ये रही।
बेंजीन रिंग के साथ होते हैं 3 कार्बन अटैच, तो इसे लिखते हैं C6 और C3। तो C6 C3 कौन है? दीज आर द फिनाइल प्रोपेनॉइड्स। एग्जाम्पल क्या है? द ट्रांस सिनामिक एसिड, जो अभी देखा था ट्रांस सिनामिक एसिड, वो फिनाइल प्रोपेनॉइड है। कुमारिक एसिड, कैफिक एसिड, द कैफीन, द फेरुलिक एसिड, तो ये सब कौन है? दीज आर द फिनाइल प्रोपेनॉइड। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनाइल प्रोपेनॉइड, 6 कार्बन और 3 कार्बन। एग्जाम्पल, ट्रांसिनामिक एसिड, पी कुमारिक एसिड, कैफिक एसिड, कुमारीन, बेंजोइक एसिड। अब बात करते हैं अगली कैटेगरी के, जिसका नाम है कुमारीन। कुमारीन भी एक अगली कैटेगरी है फिनोलिक कंपाउंड की, इसके बारे में देखते हैं। ये आपका सिंथेसाइज कहां से होता है? ये सिंथेसाइज होता है फ्रॉम द सिनामिक एसिड। सिनामिक एसिड इसका एक तरह का प्रिकर्सर है, इससे बनेगा ये। अब तक लगभग 300 प्लस कुमारीन रिपोर्ट हुए हैं प्लांट में। तो 300 से भी ज्यादा कुमारीन आपके रिपोर्ट हो चुके हैं प्लांट्स के अंदर, जिनमें सबसे ज्यादा जो स्टडी किया है उसका नाम है स्कोपोलेटिन। द स्कोपोलेटिन इज अ मोस्ट स्टडीड एंड द वाइड स्प्रेड इन द प्लांट। सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड भी यही है और स्टडीड भी यही है, ठीक है। और कुमारिन बेसिकली क्या है? दीज आर द फिनाइल प्रोपेनॉइड लैक्टोन, ऑल्सो कॉल्ड एज द साइक्लिक एस्टर। तो ये साइक्लिक एस्टर है या फिनाइल प्रोपेनॉइड लैक्टोन है। अगर आपको ध्यान हो, हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे पिछली क्लास से पिछली में, कि कोट इम्पोज्ड डोरमेंसी क्या होती है। कोट इम्पोज्ड डोरमेंसी में हमने ये पढ़ा था कि जो सीड कोट है वो कई तरह के ऐसे केमिकल बनाता है जो इनिबिट करते हैं जर्मिनेशन को। उनमें से एक है कुमारीन। तो जो सीड कोट है आपका, वो कुमारीन भी बनाता है जो इनिबिट करता है जर्मिनेशन को। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है जी। कुमारीन सीड कोट बनाता है। कुछ ऐसे कुमारीन हैं जिनका रोल है डिफेंस में, डिफेंस अगेंस्ट इंसेक्ट या फंजाई। इनका एग्जाम्पल है समथिंग कॉल्ड एज द फ्यूरानोकुमारीन्स। तो फ्यूरानोकुमारीन्स कौन से हैं? ये आपके डिफेंस कंपाउंड है अगेंस्ट द इंसेक्ट एंड द फंजाई। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। आ रहा समझ में सबको? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहाँ? मैं समझ सकता हूँ कॉम्प्लिकेटेड है ये थोड़ा, पर बार बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए, अब बात करते हैं फ्यूरानो कुमारिन की। फ्यूरानो कुमारिन होता क्या है? ये एक तरह का कुमारिन है जिससे अटैच है फ्यूरान की रिंग। फ्यूरान रिंग मैंने दिखाई थी आपको, वो कुमारिन से अटैच हो जाती है तो बनता है फ्यूरानो कुमारिन। ये आपके एक्टिवेट होते हैं क्योंकि मैंने बताया ये आपके डिफेंस कंपाउंड है। इसका हर्बीवोरी या फंजाई के अगेंस्ट डिफेंस का रोल है, ठीक है। तो ये एक्टिवेट कब होते हैं? ये एक्टिवेट होते हैं आपके यूवीए रेडिएशन पे, जो 320 से 400 नैनोमीटर की होती है, ठीक है। 320 से 400 नैनोमीटर की यूवीए जो है इस पे एक्टिवेट होंगे ये। और जब इसको ये यूवीए मिलेगी, ये एक्टिवेट होके बन जाएंगे टॉक्सिक, जिसे कहते हैं फोटोटॉक्सिसिटी। तो फोटोटॉक्सिसिटी का मतलब है लाइट की वजह से जो टॉक्सिसिटी आती है, फोटोटॉक्सिसिटी। अब वो फोटोटॉक्सिसिटी हमें भी हो सकती है। सपोज करो मैं किसी फ्यूरानो कुमारिन को खा लूं जो आपका एक्टिवेटेड है, तो मुझे टॉक्सिसिटी हो जाएगी, मुझे पॉइजन हो जाएगा बॉडी में। इसी तरह से कोई इंसेक्ट खा ले उसको हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्रोटेक्शन करते हैं अपनी, ठीक है। तो ये कंपाउंड एक्टिवेट तब तक नहीं होते जब तक इन्हें लाइट नहीं मिलती प्रॉपर 320 से 400 नैनोमीटर की, दैट इज द यूवीए। तो जब तक यूवीए इन्हें नहीं मिलेगी एक्टिवेट नहीं होने वाले। और प्लांट के अंदर ये हर प्लांट में नहीं मिलते, ये कुछ प्लांट की फैमिली में पाए जाते हैं, जिसमें से एक प्लांट की फैमिली है जिसका नाम है अम्बेलिफेरी। द अम्बेलिफेरी फैमिली ऑफ द प्लांट, इनके अंदर ये अबंडेंटली मिलते हैं, भर भर के मिलेंगे इनके अंदर ये, ठीक है, अम्बेलिफेरी फैमिली में। तो देखते हैं काम कैसे करते हैं, व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन, कैसे काम करते हैं, कैसे किल करते हैं इंसेक्ट को, ठीक है। ओके अभी देखता हूं मैं। देखिए शुरुआत कैसे होती है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ डज फोटोटॉक्सिक फ्यूरानोकुमारिन किल द इंसेक्ट, कैसे मारता है ये इंसेक्ट को।
होता क्या है, सबसे पहले सनलाइट आती है जो है यूवीए की 320 से 400 नैनोमीटर की, और ये आके गिरती है फ्यूरानो कुमारिन पर। जैसे ही गिरती है एब्जॉर्बेंस होता है, ये एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होने के बाद ये काम करता है लाइक अ इंटरकैलेटिंग एजेंट। आपने इंटरकैलेटिंग एजेंट पढ़े होंगे, जो बेसिस के बीच में स्लिप कर जाते हैं। तो ये क्या करता है, जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो ये एंटर कर जाता है डीएनए के डबल हेलिक्स में। डीएनए डबल हेलिक्स में एंटर कर जाएगा और बाइंड करेगा साइटोसिन और थाइमीन के बेसिस से। तो साइटोसिन और थाइमीन से बाइंड करता है। साइटोसिन और थाइमीन से अगर ये बाइंड करता है तो ब्लॉक कर देता है ट्रांसक्रिप्शन एंड द रिपेयर ऑफ द डीएनए। तो डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन को रोक देगा और रिपेयर को रोक देगा, जिससे क्या हो जाएगी, सेल की डेथ हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से काम करता है। तो ये मैंने बिल्कुल फ्लो चार्ट बनाया, आपको याद करने में आसानी रहेगी। एग्जाम्पल है इसका, एक कंपाउंड है जिसका नाम है सोरालीन। सोरालीन, तो सोरालीन या सोरालेन, इट इज ए फोटोटॉक्सिक फ्यूरानोकुमारिन। तो फोटोटॉक्सिक फ्यूरानोकुमारिन का एग्जाम्पल है ये। अब कुछ ऐसी सब्जियां हैं, कुछ ऐसे वेजिटेबल हैं जिनमें पाया जाता है, जैसे मैंने बताया अम्बेली फेरी फैमिली के अंदर मिलता है ये। ठीक है, सेल डेथ का नहीं, एपोप्टोसिस नहीं, सेल डेथ का मतलब है कि डीएनए अगर रिपेयर नहीं हुआ तो म्यूटेशन है, म्यूटेशन से सेल डेथ हो सकती है। ट्रांसक्रिप्शन रुक गई तो एसेंशियल प्रोटीन बनने बंद हो गए, डेथ हो सकती है। जैसे रेप्लिकेशन में रोक दूं तो डेथ हो सकती है ना, सेल डिवाइड ही नहीं करेगा, इस तरह से। ठीक है, हाँ, एपोप्टोसिस में हो सकता है कोई रोल हो जिसके बारे में जानकारी अभी नहीं है। ठीक है, हो सकता है, मे बी। अब देखो, कुछ ऐसे प्लांट हैं, कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिसमें मिलता है। एक का नाम है सेलेरी, सेलेरी नाम की एक प्लांट होता है, सब्जी होती है। एक होता है पार्सनिप, एक होता है पार्सले। अब मुझे नहीं पता इंडिया में कहाँ मिलती है ये, लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज हैं, फॉरेन कंट्रीज में सेलेरी खरीदते हैं लोग। तो जो खरीदने वाले लोग होते हैं, उन्हें बेचने वाले जो लोग होते हैं, वो अपने हाथों में इन्हें लाते होंगे कहीं से गड्डी वड्डी भर के, तो उनके हाथों में ना लाल कलर के रैश पड़ जाते हैं। जो सेलेरी नाम की सब्जी को, इस वेजिटेबल को ढोते हैं हाथों में, चाहे फॉरेन में हो या इंडिया में हो, आई डोंट नो, उनके रैशेस पड़ जाते हैं हाथों में। वो इसलिए पड़ते हैं क्योंकि वो एक्टिवेटेड फ्यूरानो कुमारिन उनकी स्किन में एंटर कर जाता है, जो जिससे एक्जिमा हो जाता है। एक्जिमा में खुजली होती है बहुत। ठीक है, तो एक्जिमा स्ट्रेस कंडीशन हो जाती है जो सैलरी पिकर्स के पर्सन होते हैं उनको। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? ये फिगर देख लीजिए, दिस इज द अम्बेलिफेरॉन, दिस इज द सिंपल कुमारिन। सिंपल कुमारिन है ये, और ये है आपका एक्टिवेटेड सोरालीन द फ्यूरानो कुमारिन। तो फ्यूरानो कुमारिन में फ्यूरान की रिंग होती है, ये रही फ्यूरान की रिंग अटैच है आपकी। ठीक है, और ये आपका सिंपल कुमारिन है। अजवाइन है, कौन है अजवाइन? सेलेरी। हाँ, तो फिर इंडिया में भी होता होगा अजवाइन, तो आई थिंक खाते हैं लोग। ठीक है, अजवाइन, अजवाइन शायद सुना है मैंने, कुछ आपका खुशबूदार होता है कुछ वो। ठीक है, जैसे आपकी लौंग होती है, लौंग वोंग जैसा होता है वो। ठीक है ना, अजवाइन। अच्छा, अदर एग्जांपल्स ऑफ द कुमारिन। ठीक है, कुमारिन के दूसरे एग्जांपल क्या क्या है? डाइकुमारॉल, डाइकुमारॉल इज द एग्जांपल ऑफ द कुमारिन। इट इज ए पावरफुल एंटीकोगुलेंट। ठीक है, एंटीकोगुलेंट है, कोगुलेशन जो हो जाती है उसको रोक देना, फ्लूइड नेचर में बताना। ठीक है, तो एंटीकोगुलेंट है। अगला है आपका अफ्लाटॉक्सिन। अफ्लाटॉक्सिन के बारे में मैंने पढ़ाया था इनहेरिटेंस बायोलॉजी में। तो इनहेरिटेंस बायोलॉजी में मैंने म्यूटेशन पढ़ाई है डिटेल में। म्यूटेशन के अंदर मैंने पढ़ाई है काइंड्स ऑफ म्यूटेशंस। ठीक है, तो इसमें आप जाके देख लेना, आपको मिलेगा। तो अफ्लाटॉक्सिन एक टॉक्सिन है जो निकाला गया है एक फंगस से, और फंगस से निकाला गया है तो उसे बोलते हैं माइकोटॉक्सिन। माइको का मतलब होता है फंगस। ठीक है, और ये एक कार्सिनोजन है। कार्सिनोजन का मतलब है कैंसर कॉजिंग। करता क्या है, ये जनरेट करता है ए प्योरिनिक साइट्स। ए प्योरिनिक का मतलब है प्योरिनिक, प्योरिनिक मतलब प्यूरिन, द रिमूवल ऑफ द प्यूरिन फ्रॉम द डीएनए, इट जनरेट द प्योर ए प्योरिनिक साइट्स। ठीक है, तो ये रिमूव करवा देता है, बन जाती है ए प्योरिनिक साइट। और ये कहां बाइंड करता है? ये बाइंड करता है ग्वानोसिन के 7वें नंबर के नाइट्रोजन पर।
ग्वानोसिन के 7वें नंबर के नाइट्रोजन पे बाइंड करेगा और ए प्योरेनिक साइट जनरेट कर देगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है आपका लिग्निन। सेकंड कैटेगरी में आता है आपका लिग्निन, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा। एक्चुअली में जो प्लांट है आपके इवोल्यूशन में जो इतने लंबे लंबे हैं, ये लिग्निन की वजह से। ठीक है, तो लिग्निन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर। सो इट इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस फाउंड इन द प्लांट आफ्टर सेल्यूलोज। सेल्यूलोज के बाद जो सबसे अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलता है प्लांट में, वो लिग्निन है आपका। ठीक है, रिजिडिटी देता है सेल को। इट इज ए हाईली ब्रांच पॉलीमर ऑफ द फिनाइल प्रोपेनॉइड। तो फिनाइल प्रोपेनॉइड की हाईली ब्रांच एक पॉलीमर है ये। ठीक है, और ये जो आपका फिनाइल प्रोपेनॉइड अल्कोहल है, ये आपका बना है 3 अलग अलग तरह से। एक है आपका कॉनिफेराइल अल्कोहल, दूसरा है कुमाराइल अल्कोहल, और तीसरा है सिनापाइल अल्कोहल। ये तीनों से, ठीक है, 3 अलग अलग आपके अल्कोहल से बनता है ये। आपका ये जो कंपाउंड है, इसके बारे में बात कर रहे हैं लिग्निन के बारे में, ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में। वाटर में सॉल्युबल नहीं है ये, और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल नहीं है। मिलता कहां है? ये मिलता है सेल वॉल में। सेल वॉल, ठीक है, ऑफ सपोर्टिंग टिश्यूज एंड द कंडक्टिंग टिश्यूज। तो प्लांट के अंदर कंडक्टिंग टिश्यूज कौन से हैं? जाइलम, ट्रैकीड्स, जो कंडक्ट करते हैं वाटर को, ऊपर लेके जाते हैं वाटर पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ट्रैकीड और जाइलम के अंदर ये रिजिडिटी देता है ताकि वो एकदम बने रहे, और साथ साथ मैकेनिकल सपोर्ट देता है, दैट इज द रिजिडिटी जो बताया मैंने। अलाउ करता है अपवर्ड ग्रोथ, जो ग्रोथ होती है अपवर्ड मैंने बताई लिग्निन की वजह से। तो प्लांट ये जो इतने लंबे लंबे हुए हैं, इनमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल है जो रेस्पॉन्सिबल है, वो है लिग्निन, इसकी वजह से हुए हैं। ठीक है, और परमिट करता है वाटर का मूवमेंट, मिनरल का, इन द जाइलम अंडर द नेगेटिव प्रेशर। क्या मतलब है इसका? देखिए, ये आपका सपोज करिए जाइलम वगैरह है, ये जाइलम ट्रैकिड्स है। जाइलम ट्रैकिड्स में हमने बात करी थी, जो वाटर पोटेंशियल है आपका, वो आपका नेगेटिव होता रहता है। हाई टू लो, यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ कम होगा, यहाँ कम होगा, ठीक है, और भी कम ऊपर होगा। तो ये आपका कम होता चला जाता है, नीचे से लेके ऊपर तक जाओगे तो आपका पोटेंशियल जो है वो कम होगा। ठीक है, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज होने से क्या होगा? ये हाई टू लो जा पाएगा ऊपर। ठीक है, तो नेगेटिव प्रेशर का क्या मतलब है? नेगेटिव प्रेशर का मतलब होता है कि अगर कोई पाइप में ले लूं और उसमें मैं प्रेशर नेगेटिव कर दूं, तो वो पिचक सकता है, पिचक जाएगा वो। ठीक है, तो ये आपकी जो वेसल्स हैं पिचकती क्यों नहीं है? जब इनके अंदर नेगेटिव प्रेशर है तो ये पिचक क्यों नहीं रहे? ये पिचक इसलिए नहीं रहे क्योंकि लिग्निन है यहाँ पे, बहुत ज्यादा रिजिड है। तो आप इमेजिन करो, एक सीमेंट का पाइप ले लूं मैं और उसके अंदर नेगेटिव प्रेशर बनाऊं, तो वो आराम से आपका पिचकेगा नहीं। ठीक है, तो नेगेटिव प्रेशर खींचता है दीवारों को अपनी तरफ, जिससे वो पिचक जाता है। लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं होता, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो किसी नहीं है? ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। और क्या करता है? ये देता है फिजिकल टफनेस, जो बताया मैंने अभी, टफनेस देगा। ठीक है, फिजिकल टफनेस का एक और आपका फायदा है, एनिमल्स खाने के लिए पीछे भागेंगे। एनिमल्स सोचेंगे मैं नहीं खा रहा यार, बहुत ज्यादा, ये तो बहुत ज्यादा टफ है, आई कैन नॉट ईट, आई कैन नॉट च्यू। ठीक है, तो डिटर करेगा फीडिंग को बाय द एनिमल्स, और बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है, लंबे समय तक चलता है। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी हाई है, और इनडाइजेस्टिबल है, हर्बीवोर आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो फायदे ही फायदे हैं प्लांट के लिए, जब भी तो प्लांट ने बनाया इसको। ठीक है, और एक तरह का बैरियर भी है ये। अगर लिग्निन का स्ट्रांग होगा सेल वॉल, तो पैथोजन एंटर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके लिए भी काम आता है। तो ब्लॉक करता है ग्रोथ ऑफ द पैथोजन, पैथोजन की ग्रोथ को ब्लॉक करेगा। फ्रीक्वेंट रेस्पॉन्स जो होता है इन्फेक्शन में रोकेगा, वुंडिंग, बहुत तरह के काम है इसके। तो बहुत वंडर मॉलिक्यूल है फॉर द प्लांट। अगली कैटेगरी है हमारी दोस्तों, जो है फ्लेवोनॉइड। फ्लेवोनॉइड के बारे में पढ़ेंगे। फ्लेवोनॉइड जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये आपका 15 कार्बन का कंपाउंड होता है, 6 6 12 और 3 15, जिसमें 3 कार्बन का ब्रिज होता है 2 एरोमेटिक रिंग के बीच में, इन्हें कहते हैं फ्लेवोनॉइड। सो इनके अंदर एक बेसिक, फ्लेवोनॉइड कंपाउंड के अंदर एक बेसिक न्यूक्लियस होता है जिसे कहते हैं फ्लावान न्यूक्लियस। फ्लावान न्यूक्लियस क्या है? दिस इज द फ्लावान न्यूक्लियस, जिसके अंदर 6 कार्बन के एरोमेटिक रिंग,
6 कार्बन की एरोमेटिक रिंग और 3 में बीच में 3 कार्बन, इसे बोलते हैं फ्लावान का न्यूक्लियस। तो टोटल कितने कार्बन हो गए? टोटल हो गए 15 कार्बन। ठीक है, 3 कार्बन का ब्रिज हो गया बीच में। इस वाली फिगर में हम आपको यह बताना चाह रहे हैं कि कौन सी रिंग कहां से आई है। इसके अंदर जो 6 कार्बन की रिंग है, एक रिंग आती है मेलोनिक एसिड पाथवे से, दूसरी रिंग आपकी आती है शिकिमिक एसिड पाथवे से, फिनाइलएलानिन से, और जुड़ जाते हैं बाय द 3 कार्बन। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कहां से आ रहा है। क्योंकि क्या करते हैं वो अब कई बार ये भी करते हैं दोस्तों कि जो फिगर होती है आपकी, फिगर के अंदर रिटर्न तो होता नहीं, कुछ लिखा तो होता नहीं है, तो फिगर के अंदर जो बातें नहीं लिखी हैं उसका सवाल बना देते हैं। जैसे यहाँ पे आपको सिर्फ दिख रहा है कि एरो एरो लगी है, इसके ऊपर सवाल बन सकता है जो किताब में लिखा ही नहीं होगा, रीडिंग बिटवीन द लाइंस। ठीक है, विदाउट रिटर्न। आगे बात करते हैं। ये आपके क्लासिफाई होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन, कितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन हुई है उसके आधार पे ये अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एक को कहा जाता है एंथोसाइनिन, एक को कहा जाता है फ्लैवोन, फ्लैवोन्स, दूसरे को कहा जाता है फ्लैवो फ्लैवोनॉल्स, फ्लैवोनॉल्स, तीसरे को कहा जाता है आइसोफ्लेवोन्स, आइसोफ्लेवोन्स, और तीसरे चौथे को कहा जाता है फ्लावा फ्लावानोन्स। तो काफी सिमिलैरिटी है, पढ़ते वक्त भी पता नहीं चलता कि एक ही चीज बोल रहे हैं, अलग अलग चीज बोल रहे हैं। एक एक करके डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे एंथोसाइनिन को। एंथोसाइनिन बारे में हमने कई बार पढ़ा भी है। एंथोसाइनिन ना कलरफुल प्रोडक्ट होते हैं। प्लांट के अंदर जो फ्लावर वगैरह होता है उसमें जो कलर आता है वो बेसिकली एंथोसाइनिन की वजह से होता है। सो दीज आर द कलर्ड फ्लेवोनॉइड दैट अट्रैक्ट द एनिमल, एनिमल को अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं ताकि पॉलिनेशन हो पाए, फूड का डिस्पर्जल हो पाए एंड सो ऑन। ठीक है, और एंथोसाइनिन जैसे बताया, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑलमोस्ट ऑल द कलर इन द प्लांट, फ्लावर के अंदर। तो आपका रेड कलर हो गया, पिंक कलर हो गया, पर्पल कलर हो गया, ब्लू कलर हो गया, या इन कलर्स का अमलगमेशन हो गया, इन सबको करेगा ये। ठीक है, तो कलर को फ्लावर करने से या फ्रूट को कलर करने से या फ्लावर को कलर करने से एंथोसाइनिन पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट कर सकता है, पॉलिनेशन कर सकता है और सीड को डिस्पर्स कर सकता है। एंथोसाइनिन जो आपका कंपाउंड होता है, इसमें शुगर अटैच होती है। तो ध्यान रखना, एंथोसाइनिन में शुगर अटैच होती है 3rd पोजीशन पे। तो अगर आपका 3rd पोजीशन पे शुगर अटैच है तो बोलते हैं एंथोसाइनिन। लेकिन अगर 3rd पोजीशन पे शुगर अटैच नहीं है तो बोलते हैं एंथोसाइनिडीन। तो एंथोसाइनिडीन में तीसरे नंबर पे शुगर नहीं होती, एंथोसाइनिन में तीसरे नंबर पे शुगर होती है। ये फर्क है। ये रहा फिगर, ये है एंथोसाइनिडीन और ये है तीसरे नंबर का कार्बन, यहाँ पे शुगर नहीं है। नीचे आए, ये है एंथोसाइनिन, यहाँ पे तीसरे नंबर पे शुगर अटैच है। तो यहाँ पे एग्जाम में सवाल बन सकता है। ओके, मैंने आपको बताया था कि जो ये एंथोसाइनिन है ये डिफर करते हैं डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन पे, कितनी ऑक्सीडेशन है, कितनी है, कहाँ है। तो देखो अलग अलग नाम होते हैं। पैलारगोनिडिन, पैलारगोनिडिन इसमें होती है चौथे एटम पे हाइड्रोक्सिलेशन और ये देता है आपका ऑरेंज रेड कलर। दूसरा है आपका साइनिडिन, इसमें होती है तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे, ये देता है पर्पलिश रेड कलर। तीसरा है आपका डेल्फिनिडिन, डेल्फिनिडिन इसमें होती है तीसरे पे, चौथे पे और पांचवे पे, और ये देता है ब्लूइश पर्पल कलर। अगला है पियोनिडीन, इसमें होती है तीसरे पे और चौथे पे, ये देता है रोजी रेड। और फाइनल है आपका पेट्यूनिडीन, पेट्यूनिडीन पे होती है आपकी तीसरी, चौथी और पांचवी, ये देता है पर्पल। इसे याद रखना जरूरी नहीं है, बस बताने के लिए था। ठीक है, तो ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। यहाँ पे कलर देख लीजिए,
साइनिडिन का कलर आएगा रेड, कुछ कुछ रेड, डार्क रेड। पेलारगोनिडिन का कलर आएगा रेड या ऑरेंज। डेल्फिनिडिन इसका ब्लूइश या वायलेट कलर देगा ये, ठीक है। कंपाउंड्स है, कलर आ रहे हैं। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं फ्लेवोन्स एंड फ्लेवोनॉल्स की, ठीक है। फ्लेवोन्स एंड फ्लेवोनॉल्स के लिए बात करेंगे। तो फ्लेवोन और फ्लेवोनॉल जो है ये प्रेजेंट होते हैं फ्लावर में और ग्रीन प्लांट में, ज्यादातर फ्लावर में मिलेंगे। और ये एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को एट द शॉर्टर वेवलेंथ देन द एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन जो लाइट लेता है उससे थोड़ी सी शॉर्ट लेते हैं, क्लियर। और ये विजिबल नहीं होते मानव की आंखों को, हमारी आंखें देख नहीं सकती क्योंकि इनकी वेवलेंथ बहुत शॉर्ट है, हम नहीं देख सकते। हम तो विजिबल में देखेंगे, फ्लेवोन्स और फ्लेवोनॉल्स आपके नहीं देख सकते, ठीक है। तो इन्हें इन्हें कौन देख सकता है? इन्हें देख सकते हैं इंसेक्ट वगैरह। तो इंसेक्ट की जो आंखें होती है, जैसे फॉर एग्जांपल बीज, बीज की आंखें शॉर्टर वेवलेंथ में देख पाती हैं जिसमें हम नहीं देख सकते। तो ये फ्लेवोन्स और फ्लेवोनॉल को देख लेती है दूर से, पर हम नहीं देख पाते, ठीक है। तो इसी के आधार पे अब आप सवाल पूछोगे क्यों, ऐसा क्यों है कि हम नहीं देख पा रहे और बी देख रही है। चलिए इसका रीजन तो मैंने बताया, वेवलेंथ है। पर ऐसा क्यों है, प्लांट ने ऐसा क्यों किया कि भाई बीज को वो अलग तरह से दिखा रहा है, हमें अलग तरह से दिखा रहा है? इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि जो आपका प्लांट है जो आपका प्लांट है उसे पता है कि मेरा पॉलिनेटर कौन है और मेरा पॉलिनेटर कौन नहीं है। जो बीज हैं पूरी दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर बीज होती हैं। और इवोल्यूशन में, पूरी इवोल्यूशन में प्लांट ने ये सीखा है कि अगर मेरे लिए कोई फायदेमंद है तो मुझे भी उसे फायदा देना पड़ेगा, और मुझे फायदा देना है तो मुझे उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। तो प्लांट ने अलग अलग तैयारी करी है बीज के लिए, उसके लिए नेक्टर बनाया है, उसके लिए विजिबल आपके पिक्चर्स बनाए। विजिबल पिक्चर का मतलब है कलर दिए ऐसे जिसपे बीज अट्रैक्ट हो जाए। तो कितने ही किलोमीटर दूर पे बीज देख सकती है या देख लेगी कि हाँ भाई दैट इज द फ्लावर आई एम इंटरेस्टेड, मैं वहां जाऊंगी। तो इसीलिए प्लांट ने काम किया है, हमारे लिए नहीं किया क्योंकि हम नहीं है, ठीक है। तो आगे अब बता रहे हैं आपको। तो अल्ट्रा वायलेट रेंज में आपका, ठीक है, स्पेक्ट्रम में आपके फ्लेवोन और फ्लेवोनॉल में आप देख सकते हो, अल्ट्रा वायलेट रीजन में बेसिकली दिखाई देते हैं। तो एक एग्जाम्पल है जिसे कहते हैं बुल्स आई। बुल्स आई, तो एक बुल्स आई का पैटर्न आता है एक फ्लावर के अंदर, और एक फ्लावर का नाम है सुजैन। सुजैन नाम का फ्लावर है, ब्लैक आई सुजैन नाम का फ्लावर है। इसमें एक बुल्स आई का पैटर्न बनता है, और ये पैटर्न जो है ह्यूमन नहीं देख सकते। ये पैटर्न देख सकती है सिर्फ और सिर्फ आपकी हनी बीज। मैं आपको पैटर्न दिखाता हूं, ये देखिए पैटर्न। नंबर ए, ये देख रही है मानव की आंख, ये मानव की आंख देख रही है इसे, हमारी आंखें देख रही हैं। लेकिन जो नंबर बी है इसको देख रही है बी। तो जो बी देख रही है वो देख रही है बुल्स आई। तो आप देख सकते हैं दोनों में कितना फर्क है। अल्ट्रा वायलेट में ऐसा नजर आ रहा है और विजिबल में आपका ए नजर आ रहा है। तो ये बुल्स आई का पैटर्न सिर्फ और सिर्फ मधुमक्खियों को नजर आ रहा है, बीज को नजर आ रहा है, ताकि वो जाके पॉलिनेशन को कर पाए, ठीक है। और इन्हें कहा जाता है नेक्टर गाइड्स। इट इज कॉल्ड एज द नेक्टर गाइड्स। तो जो फ्लेवोनॉल है क्या करवाते हैं, ये नेक्टर गाइड करवाते हैं फ्लावर के अंदर। तो अलग अलग तरह की शेप देते हैं फ्लावर में, अलग तरह के पैटर्न देते हैं, सर्कुलर पैटर्न, ट्राइंगल पैटर्न, अकॉर्डिंग टू द पॉलिनेटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इसे नेक्टर गाइड बोलते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ इसे ताकि कोई नहीं सुन रहा हो तो वो भी सुन ले, ठीक है, नेक्टर गाइड। फाइनली नेक्टर गाइड इज दिस, दिख रहा है सबको? ये तो हमें दिख रहा है, खैर ठीक है। तो आप देखते हैं ये अलग अलग तरह की जो डाइवर्सिटी दिखती है प्लांट्स में, फ्लावर की, शेप की, कलर की, फ्रेग्रेंस की, ऑल आर नथिंग बट द वे टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स, स्पेशली द बीज, ठीक है। सो नेक्टर गाइड बोलते हैं इन्हें। और कौन सा केमिकल इन्वॉल्व है? फ्लेवोनॉल, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। तो फ्लेवोनॉल यहाँ पे इंपॉर्टेंट था, इसके लिए एग्जाम में आ सकता है पार्ट बी में। ऑल राइट, तो आज की कथा हम यहीं पे रोकते हैं, बाकी कल करेंगे। आई होप समझ में आया होगा आपको। बता देना मेरे को कोई दिक्कत हो किसी तरह की तो।
यस, ठीक है, आइंस्टाइन ने कहा था कि बी हटा देंगे तो वर्ल्ड भी फूड नहीं मिलेगा। ओके, फाइन। चलिए, कल मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच।